अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अरमुगान हिजाज़ पॉडकास्ट की 25वीं एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत ही अच्छे भाई दोस्त अतर भाई मौजूद हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल है एक्नॉलेज इस्लाम के नाम से, आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह ताला लिंक दिया जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इन इटसेल्फ इज़ अ वास्ट टॉपिक और उसकी निटी-ग्रिटी में जाने से पहले मैं अतर भाई को वेलकम कहूँगा अपने चैनल पे। अतर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। और बहुत अगेन मैंने जैसे आपने कहा कि जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह इस पे आज जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे ज़रिए से जो है ऑडियंस तक कुछ एक दो अच्छी बातें पहुँच जाएँ इंशाल्लाह ताला। इसमें जो भी खैर की बात होगी वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से होगी और जो भी गलती होगी ख़ता होगी वो हम दोनों की तरफ से होगी। तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इस साहब पे, नादानी पे जो भी हमारे मुंह से कोई बात ऐसी निकले जो नाइंसाफ़ी पर मबनी हो तो उस पे अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, और जो खैर की बात, खैर का कलमा हमारे मुंह से निकले अल्लाह उसको बरकत का ज़रिया और खैर का ज़रिया बनाए। जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्ट्रेट जंप इनटू इट। सबसे पहले तो मुझे ये बताया था भाई कि सेकुलरिज्म है क्या। ठीक है, सिंपल वे में बताना है, कंसाइज वे में बताना है और आप समझते हैं मुख्तसर और जामे अंदाज में बताना है कि सेकुलरिज्म है क्या और आजकल की दुनिया में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। जी अच्छा, सेक्युलरिज्म जो है इसको अगर मैं मतलब एक लाइन यानी वन लाइनर इसका कोई डेफिनेशन हो तो वो ये होगा कि भाई दीन का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो यानी आज जो हमने डायकोटोमी बना ली है कि दीन अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम, हम अक्सर ये चीज़ें सुनते हैं। तो जो सेक्युलरिज्म का जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि भाई इस दुनिया के साथ दीन का कोई लेना देना नहीं, फिर चाहे वो कोई भी दीन ही क्यों ना हो। तो दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज। एंड आज के टाइम पे हर जगह जो है वो इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, फिर चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, ईस्टर्न वर्ल्ड हो। तो दैट्स वाई ये उस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को डिस्कस करना कि किस तरीके से हमारे यंग माइंड्स में जो है इसको जो है वो इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो एग्जैक्टली टेक्निकल डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो इट मीन्स कि स्टेट के जो अफेयर्स हैं उससे रिलीजन को सेपरेट करना। और जो एक टेक्निकल टर्म हमेशा से सेक्युलरिज्म के साथ यूज की जाती थी वो ये होता था कि सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। अब यहाँ ये लफ्ज चर्च क्यों आया, इंशाल्लाह इसको हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे पता लग जाएगा। सही। इसमें एक थोड़ी सी बाय एक्सटेंशन में अगर आपसे एक बात की वजाहत चाहूँ कि वाई इज इट बैड कि मतलब चर्च और स्टेट अलग अलग हों। जाहिर बात है हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, एट लेंथ बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने डेफिनेशन में ये बात की है कि इसको थोपा जा रहा है और है ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, तो वाई इज इट सो रॉन्ग। मतलब इसमें अगर दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव लिया जाए तो वो कहेंगे कि हाँ इसमें मसला क्या है, वाई इज इट सो बैड। देखिए, मसला इसमें यह है कि भाई जब भी आप एक पॉजिटिव क्लेम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चर्च और स्टेट अफेयर्स को अलग हो जाना चाहिए, यानी दीन और दुनिया को ये दो अलग अलग मामला हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप एक ऐसी पोजीशन में बैठ के बात कर रहे हैं, या तो आप इग्नोरेंट हैं। किस लिहाज से इग्नोरेंट मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको फिर शायद दीन यानी जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में आपको नहीं पता कि भाई वो जो रिलीजन्स हैं वो क्या कहते हैं, उनकी थियोलॉजी जो है वो स्टेट अफेयर्स को लेके क्या स्टांस रखती है। या तो फिर आपको वो पता है लेकिन आप अपने आइडियाज हैं उनको इम्पोज कर रहे हैं, उनको थोप रहे हैं हम पे। ये दोनों में से एक चीज हो सकती है। अगर पहली चीज है यानी आप इग्नोरेंट हैं थियोलॉजी को लेकर, तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी थियोलॉजी आप ले लें, स्पेशली जो वेस्टर्न जो रिलीजन्स हैं या जिनको मतलब सो कॉल्ड वेस्टर्न रिलीजन्स कहा जाता है,
यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, इन सब में थियोलॉजी और स्टेट का एक बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर वो कनेक्शन को आपको पता है कि वो कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन यू वांट टू कट दैट कनेक्शन, आप उस कनेक्शन को काटना चाह रहे हैं, तो आपको दलील देनी पड़ेगी। जबरदस्ती आप इंपोज नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो पुशबैक आएगा। सो दैट्स व्हाई वी से कि भाई ये जो चीज आप ये सामने ला रहे हैं और इसको इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप इंपोज नहीं कर सकते विदाउट एनी बैकलैश और विदाउट एनी रेजिस्टेंस। वी विल रेजिस्ट यू। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम चूंकि आजकल दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज चल रही हैं, एंड बिहाइंड ऑल दोस हमें दिखता है कि सेकुलरिज्म की एक परछाया है, एक उसका साया है, एक शैडो है, जिसके अंदर से ये चीजें निकल के आ रही हैं। लिबरलिज्म को ले लें, पॉपुलिज्म को ले लें, लिबर्टेरियनिज्म को ले लें, कम्युनिज्म को ले लें, फेमिनिज्म, इवन लाइक इट्स नॉट पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, लेकिन फेमिनिज्म भी अगर देखें तो वो सेकुलरिज्म की ही पैदावार है। ये सब ब्रांचेस जो हैं, ये आप क्या समझते हैं कि ये सेकुलरिज्म की डायरेक्ट पैदावार है, या ये एक समझ लें कि बाय प्रोडक्ट थी कि सेकुलरिज्म को जब इन लोगों ने अप्लाई किया उसके बाद ये चीज़ें आ गई खुद ब खुद, और अभी मजीद भी आ सकती हैं। इसके अलावा कोई ब्रांचेस मैंने मिस कर दी हूँ सेकुलरिज्म की, तो उन पर भी रोशनी डालिएगा। असल में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने जो है ना वो किया है। अगर हम बात करें, दो किस्म की चीजें हैं। एक तो ये है कि सेकुलरिज्म इन एंड इटसेल्फ किसकी ब्रांच है, सब ब्रांच है, और दूसरा ये कि सेकुलरिज्म की आगे क्या ब्रांचेस है। तो अगर मैं पहले जो पहला एस्पेक्ट है उस पर थोड़ा सा मतलब मैं रोशनी डालने की कोशिश करूं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मटेरियलिज्म जो है या इंडिविजुअलिज्म जो है वो सेकुलरिज्म का जो है ना माई बाप जिसको हम कह सकते हैं ना, वो है। यानी उसकी वजह से ये आइडिया जो है ये सामने आया। यानी एम्पेरिसिज्म है, मटेरियलिज्म है, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, ये सारी की सारी चीजों से आगे जाके जो इसका प्रोडक्ट है उसको हम सेकुलरिज्म कह सकते हैं। अब रही बात लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, तो यहाँ पर अब हम ये इस पे इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करना कि सेकुलरिज्म की भी फिर सब ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म में सेकुलरिज्म इज इन एंड इटसेल्फ उसके अंदर उसके पैकेज में आता है। लेकिन अगर आप कम्युनिज्म को देखें तो वहां पर भी सेकुलरिज्म, ठीक है, मगर वहां पर लिबरल वैल्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिबरल वैल्यू क्या कहती है, लिबरल थॉट ये कहता है कि चलो ठीक है, यू हैव राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, यू हैव राइट टू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेकुलर इन नेचर होता है। बट अगर आप कम्युनिज्म की तरफ देख लें या रेड आर्मी की तरफ देख लें, यूएसएसआर जो था वो सेकुलर स्टेट थी, हार्ड कोर सेकुलर स्टेट थी, लेकिन वहां पर जो है वो लिबरल वैल्यूज नहीं थी। तो फिर ये जो है ना, ये फिर सेकुलरिज्म इन एंड इटसेल्फ फिर जो है इसको आप ब्रांच कर सकते हैं। अगर आप आइडियोलॉजिकल वाइज देखें तो फिर आप यू कैन ब्रांच इट इन लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म। लेकिन फिर अगर आप इसको जो है वो एनफोर्समेंट की अगर नजरिए से आप इसकी ब्रांचिंग करेंगे तो फिर आपके पास दो किस्म के आ जाते हैं, जिसको मैं यूजुअली कहता हूं कि एक सॉफ्ट सेकुलरिज्म है, यानी सॉफ्ट किस्म का सेकुलरिज्म जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो लागू है या फिर इंडिया में है या बाकी जितनी भी सेकुलर स्टेट्स यूजुअली हमें मिलती है। सॉफ्ट सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बता दिया कि स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, अमल दखल नहीं होगा रिलीजन का स्टेट अफेयर्स में, एंड जो भी बाकी प्राइवेट लाइफ है, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे आप यू कैन प्रैक्टिस योर फेथ, आप अपने फेथ के सिंबल्स को लेके चल सकते हैं, उनको पहन सकते हैं, हिजाब हो गया या फिर कोई डेविड का जो है वो क्रॉस हो गया या फिर जो डेविड का स्टार हो गया या क्रॉस हो गया, ये सारी चीजें। अब दूसरा एग्जांपल जो इसमें आता है वो आता है हार्ड कोर सेकुलरिज्म या हार्ड सेकुलरिज्म का। तो वो हम देखते हैं फ्रांस में हिस्टोरिकली भी और आज भी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि फ्रांस जो है वो इस न्यूज को लेके बड़ा वायरल था कि भाई वहां पर जो है हिजाब बैन है, निकाब बैन है, और लास्ट टाइम जब वहां पर ब्लास्फेमी हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसको स्टेट ने जो है वो बाज़ाब्ता बैकिंग की थी, हम करेंगे, हम ब्लास्फेमी करेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो इसको जो है ना, इसको हम कहते हैं हार्ड कोर सेकुलरिज्म। यानी वो हार्ड कोर सेकुलरिज्म ये कहता है कि भाई पब्लिक में से हम बिल्कुल हटा दें रिलीजियस सिंबल्स को,
रिलीजियोसिटी को खत्म कर दें, जो है ना स्पिरिचुअलिटी को, जो जो जितनी भी चीजें दीन से आती हैं उनको जितना हो सके हमें बैक करना है, रेजिस्ट करना है। फिर चाहे उसके लिए हमें जो है फ्रीडम ऑफ ये जो है ना लिबर्टी जो है, जिसको ये सो कॉल्ड लिबर्टी कहते हैं, उसको भी अगर हमें जो है वो कन्फाइन करना पड़े, कंस्ट्रेंट करना पड़े, हम वो भी करेंगे। तो ये जो है इसके पीछे भी हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि भाई फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ। इंशाल्लाह इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ये हार्ड कोर सेक्युलरिज्म जो है ये क्यों आया। फ्रेंच और रेवोल्यूशन जो था वो आई थिंक वो स्टार्ट ही जो वहाँ के लिबरलिज्म की फॉर्म है, दैट इज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाटएवर लोग जो कहते हैं कि फ्रीडम है। मुझे एक वाकया याद आ गया आपकी बात से कि नेपोलियन जब जाता है रशिया में तो टॉल्स्टॉय इसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखता है, कहता है कि नेपोलियन वहाँ पे पहली बार जाता है जब, तो अपने जो रशियन उसका गाइड होता है या जो भी मतलब बंदा उसको वहाँ पे मैनेज कर रहा था उससे पूछता है कि वाई आर देयर सो मेनी चर्चेस, यहाँ पे इतने ज्यादा चर्चेस क्यों, मतलब नफरत से कहता है, ठीक है। तो वो आगे से कहता है जी कि मतलब हम लोग ऑर्थोडॉक्स हैं तो हम गॉड में बिलीव करते हैं एंड ऑल दैट, और वो कहता है कि हाँ लेकिन फिर भी इतनी सी आबादी के लिए, इतने से मुल्क के लिए इतने ज्यादा चर्चेस का होना कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके पीछे एक स्टोरी जो है वो ये है कि अपने मुल्क में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो इन लोगों ने तमाम चर्चेस खत्म कर दिए। फिर हमने देखा कि जब कम्युनिज्म रशिया में अपने अरूज पे पहुंचा, वहां पे मसाजिद और चर्चेस और लाइक तमाम जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको तबाह कर दिया गया। एंड इवन ऐसा भी हुआ कि लोगों को जो मतलब वहाँ पे लोग थे रिलीजियस, मतलब किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले, उन पे प्रोसिक्यूशन किया गया, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो वी हैव सीन ऑल दोज मूवीज, मतलब मूवीज से लिटरली मूवीज नहीं बता, मतलब हम ये मूवी देख चुके हैं कि हाँ कहा जाता है, हमें ये चुरन बेचा जाता है कि लिबरलिज्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं आप अपने रिलीजन पे अमल करें, हमें आपसे कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो फ्लिप होता है, ये स्विच जो होता है लिबरलिज्म से कम्युनिज्म पे या सॉफ्ट लिबरलिज्म से हार्ड रेडिकल लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म पे जाने वाला, इसको सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे देखें जो बाइडेन और ओबामा ने बड़ी आके जी लिबरल वैल्यूज का प्रचार किया, हम ये हैं हम वो हैं, ट्रम्प आता गया, उसने कहा कि ऐसी की तैसी हम आइस बनाएंगे, ठीक है। अब वो सड़कों पे जो है वो औरतों को मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, कहीं पे मुक्के चल रहे हैं, कहीं पे लाठियां चल रही हैं। हाँ, तो दे डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड कि जिसके साथ उन्होंने बाउंड रहना है, उनका कोई कॉन्वेनेंट नहीं है कि जिसके साथ उन्होंने ट्रू रहना है, ठीक है। एटलीस्ट रिलीजन में आपके पास ये गारंटी होती है कि अगर वो उसके साथ ट्रू हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू परसिक्यूट एनी माइनॉरिटी, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो ये करेंगे अपना रिलीजन आप पे थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए एक मिसाल स्पेनिश इंक्विजिशन की भी आ सकती है। वहां पे भी बातें तो बहुत हैं कि मारा गया, हाँ ठीक है मारा गया, लेकिन जो क्या कहते हैं सॉफ्ट मैनिपुलेशन होती है जिससे लोगों को रिलीजियसली कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, वहां पे वो बहुत कम था, ठीक है। हाँ, उन्होंने ऐसा एक निज़ाम बनाया कि जिसके जरिए वो इस्लाम खत्म हो गया स्पेन से, एंड दे आर एट फॉल्ट फॉर दैट। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो उस बारे में ये नहीं कहते थे कि हम आपको फ्रीडम देंगे, हम आपको ये करेंगे, उनका बड़े क्लियर था पहले दिन से कि हम ये लेके आएंगे, ये हमारा सिस्टम है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। अब भी देखें आप, जितने भी क्रिश्चियंस आपको ये जो एवेंजलिस्ट दिखते हैं इंटरनेट वगैरह पे, जब आते हैं आके मतलब इस्लाम से नफरत का इजहार करते हैं, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, ठीक है। वो आपको नहीं बताएंगे कि हाँ ठीक है हम आपको ये फ्रीडम देंगे, हम वो कहेंगे किक द मुस्लिम्स आउट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, दे डोंट बिलोंग हियर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सिंसियरिटी और जेन्युइननेस जो है ना वो दिखती है, विच आई डोंट अप्रिशिएट। लेकिन एज अ न्यूट्रल जब आप देखें ना पीछे हटके, एज अ मुस्लिम आई डोंट अप्रिशिएट, लेकिन एज अ न्यूट्रल जब आप देखें तो एटलीस्ट दे आर ओपन अबाउट इट, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के पास ये चीज नहीं है। मैनिपुलेटिव नेचर जो होता है वो तो इस पूरे की पूरी लिबरल से आइडियोलॉजी का, सेकुलर आइडियोलॉजी का तो वो है ही ना, यानी खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो यही चीज है, मतलब जैसे कि मतलब हमारे बड़े भी कहते हैं हमेशा से कि एक खुला दुश्मन जो है वो बेहतर है बनिस्बत एक छुपे हुए दुश्मन के।
क्योंकि जब आपको छुपे हुए यस। दुश्मन का पता ही नहीं है, तो आप जो उससे लड़ेंगे कैसे, जब आपको पता ही नहीं कि दुश्मन कौन है? तो बिल्कुल ऐसी ही बात। सही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे है जी हमारे पास एक सवाल है, और वो है कि हम सेकुलरिज्म के कोर प्रिंसिपल जो हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि यहाँ से हमारी पॉडकास्ट का रुख मुतय्यन होगा। कोर प्रिंसिपल्स और आइडियाज जो सेकुलरिज्म के हैं वो क्या हैं? एक तो आपने बताया कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द गवर्नमेंट, चर्च एंड स्टेट को सेपरेट कर दिया जाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जॉन लॉक ने प्रपोज किया था। कहाँ तक वो सही था, वो गलत था, वो आप से आगे जानेंगे। लेकिन फॉर दिस सेगमेंट मैं ये चाहूँगा कि आप कोर प्रिंसिपल आइडियोलॉजी जो है सेकुलरिज्म की, उस पर थोड़ा सा बात करें। इसके बाद हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो आपने सवाल रखा है बड़ा अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि इसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है ये सवाल वहां और जाके खुलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है, जो जितने भी उनके आइडिया जो वो ऑन टेबल पे रखते हैं, उनमें से सबसे पहला ये है कि हम जो है वो स्टेट को अलग करेंगे रिलीजन से। इसमें कोई शक नहीं है। अब उनके जो बाकी आइडियाज हैं वो क्या रखेंगे टेबल पे, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेक्युलरिज्म है। एज आई सेड, क्या वो लिबरल सेक्युलरिज्म है, या फिर वो जो है वो मार्क्सिस्ट वाला सेक्युलरिज्म है, कम्युनिज्म वाला सेक्युलरिज्म। अब अगर वो लिबरल सेक्युलरिज्म है, उसमें भी फिर वो डिपेंड करेगा कि वो फ्रेंच वाला सेक्युलरिज्म है, या वो यूनाइटेड स्टेट्स वाला सेक्युलरिज्म है, या इंडियन सेक्युलरिज्म है, जो कि बाकी कंट्रीज में भी जैसे सॉफ्ट सेक्युलरिज्म इसको हम कहते हैं। तो इन जनरल सेक्युलरिज्म का जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग में, आपकी जो है वो फ्रेमिंग ऑफ लॉ में, ठीक है, आपका जो है चूजिंग योर द पावर, यू नो, योर लीडर्स। कोई भी जो है जिसको हम कहते हैं ना सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक होगा, उसमें रिलीजन का कोई भी अमल दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली सेक्युलरिज्म ब्रिंग्स ऑन द टेबल। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड सेक्युलरिज्म। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ। आई थिंक कि आप उसको पहले से गेस कर चुके होंगे, एंड आप उसको अच्छे से एड्रेस करेंगे। देखें, जहां तक क्रिश्चियनिटी की बात है, जब हम जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखते हैं, ईसा अलैहि इस्लाम की, तो ही डिडंट रूल एनीथिंग। उनके पास गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। उनके डिसाइपल्स जो थे उनके पास भी गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट आई क्रिश्चियनिटी के पास जब रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया एज अ रिलीजन, स्टेट रिलीजन, ठीक है। दे डोंट हैव अ जुरिस्डिक्शन, मतलब उनके पास कोई शरीयत नहीं है कि लोगों को कैसे गवर्न करना है, ठीक है। जो भी उनके पास लॉज आए हैं वो आए हैं ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन से, जिसके जरिए वो गवर्नमेंट को चलाते थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने जब चर्च को साथ ऐड किया, पपेसी को साथ ऐड किया, तो एक लाजमी नतीजा था कि वहां पे कन्फ्लिक्ट आना था। ठीक हो गया। वट आई मीन इज के उनका जो क्रिश्चियनिटी का जो निज़ाम था ना, जो उन्होंने थियोक्रेसी बनाई थी, वो ऐसा था कि वो डिवाइन गाइडेंस पे मबनी नहीं था, ठीक है। क्योंकि डिवाइन गाइडेंस जब उनके पैगंबर थे, उन्होंने हुकूमत का कोई निज़ाम नहीं दिया। ज्यूज, यस दे डू हैव अ प्रूडेंस, दे डू हैव दैट वन, उनके पास शरीयत है, लेकिन वो उसको उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सके। सिवाय दाऊद अलैहि इस्लाम के दौर को अगर हम देखें साइड पे, सुलेमान अलैहि इस्लाम के दौर को, उसके बाद या उससे पहले, ठीक है, हमें ऐसे नहीं दिखता कि एक वाइड लेवल पे उन्होंने गवर्नमेंट की हो, ठीक है। तीसरा बड़ा रिलीजन आ जाता है हमारे पास, अगर हम पैगनिज्म को साइड पे रख के देखें, खाली अब्राहमिक रिलीजन जो मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन है हमारे पास, उसको देखते हैं, तो उसमें इस्लाम ने हमें जूरिस्प्रूडेंस दी, और उस जूरिस्प्रूडेंस का एक तो उसमें हर्मेन्यूटिक्स नहीं है, वो चेंज नहीं होगी, वो क़यामत तक वैसी ही रहेगी। उसमें जो इख्तलाफात की नोयत है और जो फिक्र है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन असूल एक रहेंगे, असूल चेंज नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके खुलफा ने, एंड आफ्टर दैट जो हमारे दूसरे खुलफा आए, उमवी और अब्बासी एंड देन उस्मानी, इन सब ने हमें करके दिखाया। हाँ ठीक है, उनसे गलतियां भी हुई, कहीं पे वो शरीयत को कम्प्लीटली लागू नहीं कर सकी, कहीं पे बिल्कुल ही, जैसे अकबर एक मॉडर्निज्म और समझ लें कि एक अपोस्टेसी की हद तक चला गया था। वहां पे हमें बीच में फ्रेंच एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं
के हिस्ट्री में इस मुसलमानों ने इस्लाम को नाफिज नहीं किया, लेकिन जब हम होलिस्टिकली देखते हैं तो हमें तो ये दिखता जनरल है मॉडल हमारे पास कि यस, वी डू हैव एंड वी हैव शोन द वर्ल्ड कि इस्लाम कैसे दुनिया को रूल कर सकता है, आगे लेके जा सकता है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड पोएट्री, आर्ट, लाइक हर चीज में इस्लाम ने हुकूमत के जरिए इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक हो गया? बिल्कुल। अब आपको नहीं लगता कि ये जो कोर आइडिया है सेकुलरिज्म का कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ठीक है, दिस वाज डायरेक्टली एम्ड एट क्रिश्चियनिटी, लेकिन इस्लाम चूंकि वेस्ट में ज्यादा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेन को साइड पे अगर रख के देखें हम, तो अब इन लोगों को ये जब हम शरीयत को देखते हैं तो ये उस लेंस के साथ देखते हैं जिस लेंस के साथ हमने क्रिश्चियनिटी को देखा था 600 साल पहले, 700 साल पहले। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये जो आपने मतलब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब हम बात करते हैं हिस्टोरिसिटी की सेक्युलरिज्म के टॉपिक पर, तो ये जो है ना एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूजुअली हम लोगों को ये बताया जाता है, हम ये पढ़ते हैं कि प्री एनलाइटनमेंट जो एरा था यूरोप का, उसको बोला जाता है डार्क एजेस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको बोला जाता है इस्लामिक गोल्डन एज। आई डू नॉट एग्री विद दीज टर्म्स, ठीक है। ये जो टर्म्स है, ये जो दोनों टर्म्स हैं, अक्सर बेशतर मुसलमान भी इनको यूज करते हैं, लेकिन अफसोस ये इस बात का कि ये जो है ना, ये मॉडर्निस्ट और मेटेरियलिस्टिक जो है ना फ्रेमवर्क से डेवलप हुई है ये दो टर्म्स। यूरोप को अगर एक ओरिएंटलिस्ट या यूरोप को अगर आज का एक हिस्टोरियन डार्क एज, उसको उस प्री एनलाइटनमेंट एरिया को डार्क एज कहता है, तो वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है, वो कहता है कि वहां पे कोई मटेरियल जो है वो डेवलपमेंट नहीं थी। और अगर वो एक मुस्लिम वर्ल्ड को उस टाइम की मुस्लिम वर्ल्ड को कहता है दी इस्लामिक गोल्डन एज, तो वो किस बेसिस पे कहता है? वो कहता है क्योंकि वहां पे मटेरियल डेवलपमेंट थी एज कंपेयर टू यूरोप। अब अगर मैं अभी अवैस भाई आपसे एक सवाल करूं कि आज के टाइम पे अगर हम मटेरियल जो स्टैंडर्ड है उसको साइड पे रखें, तो यूरोप का डार्क एज आज चल रहा है कि उस वक्त चल रहा था? आज चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड मटेरियलिज्म नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड ये है कि वहां पर रेप केसेस कितने हैं, मेरा स्टैंडर्ड ये है कि वहां पे मर्डर केसेस कितने हैं, मेरा स्टैंडर्ड ये है कि वहां का मॉरल जो कंपस है वो क्या है। तो माई स्टैंडर्ड इज नॉट योर स्टैंडर्ड। और अगर आप अपने उस मटेरियलिज्म वाले स्टैंडर्ड को लेके बोलेंगे कि भाई यूरोप में डार्क एजेस थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, nor will I buy your term the Islamic golden age just because कि उस वक्त मुस्लिम जो है वो materially superior थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आपने अभी स्टार्टिंग में बात की ना, आपने बड़ा एक अच्छी बात की आपने, कि इंपॉर्टेंट बात की कि किस तरीके से क्रिश्चियन सिविलाइजेशन जो थी उनके पास कभी कोई फ्रेमवर्क नहीं था, ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं थी उनके पास टू रूल, उनके पास रूल्स नहीं थे। तो जब हम बात करते हैं जस्ट प्री एनलाइटनमेंट एरा की और रेनेसांस और जो है एनलाइटनमेंट ये क्यों हुई, तो हमें अक्सर बताया जाता है कि भाई जो है चर्च जो है उसका अमल दखल था, तो लिहाजा जो है जब उसका इतना जुल्म था तो लोगों ने जो है वो रिवोल्ट किया। अच्छा, ताली जो है ना वो कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जैसा कि आपने अभी हाईलाइट किया कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के पास, स्पेशली जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उनके पास कोई सेट ऑफ एक लॉज नहीं थे टू रूल, ठीक है। वो डिपेंड करता था किंग टू किंग। एक अच्छा किंग अगर आ गया जो तमीजदार किंग है, तो जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो बड़ा सुकून से रहती थी, नहीं तो जो है उनका जो है प्रॉब्लम उनके साथ हो जाता था, जुल्म होता था उनके साथ। तो अब अगर हम देखें कि क्या सिर्फ ये चर्च का निकम्मा होना है कि यूरोप में जो है एक रिवोल्ट आया, या फिर ये जो उस वक्त की जो रूलिंग क्लास थी उनका भी इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है? तो आई वुड से इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इट्स नॉट ओनली कि जो चर्च को सेंट्रलाइज करके इवल बनाया जाता है, नो डाउट दे वर इवल, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत जो है वो जुल्म किए। वो जो है रेशियल जो ड्रिवन स्लेव ट्रेड है, रेसिज्म ड्रिवन स्लेव ट्रेड है, उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन में था, कर्ब करते थे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रूलिंग क्लास थी, जो एलीट क्लास थी, दे वेर इक्वली, जो इसको आप कहते हैं इसमें जो है वो गुनहगार। बिल्कुल, इस हमाम में सारे नंगे थे। अब जो प्री रेनेसांस, प्री एनलाइटनमेंट जो एरा है, वो हम सबको पता है
कि उसमें क्या था, खासकर जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्लासेस को जो है वो पूरी सोसाइटी को कुछ क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था। पेजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, देन एलिट्स थे, एंड देन यू हैड दी क्लर्जी। ठीक है। अब जब जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी ड्यूरिंग रेनेसांस, जिसमें आपके पास यंग इटालियंस हैं, इटली की एक जो है वो सीक्रेट सोसाइटी है, या उसी तरीके से आपके पास फ्रांस में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी जिन्होंने इन आइडियाज को प्रोफेस करना स्टार्ट किया कि हम रिवोल्ट करेंगे, हम जो है वो चर्च के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, हम इस निजाम के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो वहां पर बहुत से आपको जो है ना फिलोसोफर्स ने जो है वो जन्म लिया, यानी इनको हम रेनेसांस के टाइम के फिलोसोफर्स कहते हैं। उनमें से एक फिलोसोफर जो है जिसका नाम है ब्राउच स्पिनोजा। ठीक है। तो सॉरी अगर मैं इनका जो है वो नाम अजीब तरीके से ले रहा हूँ, बिकॉज नहीं वही बरूच स्पिनोजा ही है, लेकिन मतलब मुझे एक्चुअली भरोसा नहीं रहता कि इनकी जो फ्रेंच की जो या जितने भी यूरोपियंस हैं इनके जो नाम है उनका प्रोनाउंसिएशन अगर इंग्लिश में भी हम सही करें तो सही है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई नहीं, मैं असल में मैं मतलब इसलिए उस पे मैं हैरान हुआ हूँ, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ कि आई हैव नेवर seen anyone quote Spinoza in secularism context, तो इसलिए मैं मतलब वो उस पे थोड़ा सा मतलब लाइक वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं अब मजा आने वाला है, तो that was वो अच्छा अगर हम बात करें, मैंने स्पिनोजा को इसलिए जो है ना वो यूज करने का जो है ना वो इरादा किया बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे बड़े लेट हैं। मतलब अगर आप जॉन लॉक की भी बात करें जो है मतलब 1704 में उसको 1704 में वो बंदा मरा है, लेकिन अगर स्पिनोजा की बात करें तो ये तो 1677 में, यानी उससे भी 30-35 साल पहले जो है ना ये मरा है, यानी पैदा ये 1630 समथिंग में हुआ था एंड देन ही डाइड इन 1677। तो ये जो बंदा है ना, अगर आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे, आप इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको पता लगेगा, तो ये नेदरलैंड्स में पला बड़ा। ठीक है। एंड ये जो था ना ये क्रिप्टो ज्यू था। क्रिप्टो ज्यूज किनको कहा जाता था, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे ज्यूज के साथ प्रोसिक्यूशन होता था। तो ये जो थे ना ये वो ज्यूज थे जो कि पब्लिकली छुपाते थे अपने रिलीजन को, मतलब ये नहीं कहते थे कि हम ज्यूज हैं, लेकिन दे वेर ज्यूज। तो स्पिनोजा जो था उसकी फैमिली जो थी ये क्रिप्टो ज्यूज में थी, और ये वो बंदा है जिसने ग्राउंड वर्क रखा जो मॉडर्न सेक्युलरिज्म है उस चीज का, जिसमें इसने ये कह दिया, इसने कहा भाई कि इसकी एक किताब है थियोलॉजिको पॉलिटिकस। ठीक है। उसमें स्पिनोजा जो है ना ये आर्ग्यू करता है इस बारे में कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को खत्म हो जाना चाहिए, और वो प्रोफेस करता है इंडिविजुअलिज्म को कि भाई इंडिविजुअल बिलीफ है ना वो मैटर करता है। आपका जो ये जितनी भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है इसको बाहर फेंको, इसके साथ कोई भी जो है ना पब्लिक स्फीयर में इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसी की तरह इसने जो है ना वो इसने जो बाइबल है, यानी फिर उसमें इंजील आ गई, यानी ओल्ड टेस्टामेंट है, सॉरी इंजील तो हम नहीं कहेंगे उसको, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और जो न्यू टेस्टामेंट है उसको इसने चैलेंज किया, यानी स्क्रिप्चर को इसने चैलेंज किया अपनी बुक में। और यहाँ तक कि ये एक पहला मैं कहूँगा उस टाइम में, यानी ग्रीक्स के बाद एक प्रोमिनेंट जो फिलोसोफर बना जिसने आइडिया ऑफ मोनोथिस्टिक गॉड को भी रिजेक्ट किया। क्योंकि ये बंदा एटलीस्ट मैं समझता हूं इतना तो ये मतलब ऑनेस्ट था कि भाई ये खुद को ये नहीं कहता कि आई एम ए सेक्युलर क्रिश्चियन, जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि आई एम ए सेक्युलर मुस्लिम, उस पर भी हम बात करेंगे। इसको एहसास हो गया कि जो एक मोनोथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वर्ल्ड को देखने का, एक मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी जो है वो कभी भी जो है ना सेक्युलरिज्म को जो है ना अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसने क्या किया, इसने ना ही सिर्फ सेक्युलरिज्म लाया, इसने मोनोथिज्म को भी लात मारी, और इसने जो है एक पैंथियस्टिक नेचर दिया वर्ल्ड का, जिसमें पैंथियस्टिक गॉड जो है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया। तो इतना ज्यादा ये अपने इस आइडिया को लेकर स्टॉन्च था, और इसने जो है इस चीज की बुनियाद रखी। हालांकि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो इसने नहीं दिया, बट इसने उस आइडिया को फ्रेम किया। सो ये जो है ना स्पिनोजा जो है ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जो सेक्युलरिज्म ने जिसने सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी। अब अगर हिस्टोरिसिटी में हम आगे और जाएं, यानी स्पिनोजा के बाद आपके पास जॉन लॉक भी आ जाता है, आपके पास जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाता है, बट अगेन अगर हम आज टॉपिक की बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक और बंदा जो है जिसका जिक्र होना चाहिए, उसका नाम है जॉर्ज होलियक। ठीक है। जॉर्ज होलियक जो था ये ब्रिट था, यानी ब्रिटेन का रहने वाला था, और ये वो बंदा है जिसने टर्म कॉइन किया सेक्युलरिज्म।
ठीक है, यानी जो हम वर्ड यूज आज कर रहे हैं सेक्युलरिज्म का, तो ये वो बंदा है जॉर्ज होलियर्क जिसने इस टर्म को पहली बार यूज किया। और इंटरेस्टिंगली अवैस भाई, इस बंदे जी ने, आपको पता है सेक्युलरिज्म टर्म क्यों यूज किया? क्यों? हुआ क्या था कि भाई जितने भी लोग ये एडवोकेट करते थे इस बारे में, फ्रीडम ऑफ थॉट, सो कॉल्ड रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ऑल ऑफ देम वेयर ऑफ ए ग्रुप फ्री थॉट मूवमेंट, और वो सारे के सारे एथियस्ट थे। तो एथियज्म जब उनके साथ वर्ड यूज होता था एथियस्ट, तो ये लोग जो है ना, इनको बड़ा बैकलैश आता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त के जो लोग थे वो भी जो गॉड बिलीविंग थे, वो देवर बिलीवर्स यानी क्रिश्चियंस थे वो। तो इसने क्या किया, इसने कहा हम एक पॉजिटिव टर्म लाते हैं, हम एथियज्म को साइड पे करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं सेक्युलरिज्म। नाउ व्हाई आई मैंने एम्फसाइज क्यों किया इस पॉइंट पे? मैंने इसलिए एम्फसाइज किया इस पॉइंट पे कि ये इससे पहले, यानी जब इसने ये वर्ड, आपको पता है जब इसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे जॉर्ज होलियर्क की, जब इसने वर्ड यूज किया सेक्युलरिज्म इन हिज आर्टिकल्स एंड इन हिज न्यूज़पेपर, तो इसके जो फ्री थॉट मूवमेंट के लोग थे उसकी उनकी तरफ से बैकलैश आया कि भाई तुम एथियज्म यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सेक्युलरिज्म, ये क्या ना तुमने नया टर्म यूज कर लिया। अच्छा, मैं इस पे एम्फसाइज पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम आज कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है, एज आई सेड, कि मोनोथिस्टिक वर्ल्ड व्यू से नहीं एग्री करता, मोनोथिस्टिक को भी छोड़ लो, ये पैनथिस्टिक, ये गॉड वर्ल्ड व्यू से जो है ना, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम पर भी हमारी सोसाइटी में सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो खुद को सेक्युलर मुस्लिम कहते हैं, जो खुद को लिबरल मुस्लिम कहते हैं। हालांकि अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टर्म सेक्युलरिज्म को लाया गया ताकि इसके पीछे का एथियज्म छुपाया जा सके और एक पॉजिटिव, इसको एक जो है ना, एक इमेज दी जा सके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं समझता हूं कि लोगों को जो है ना, वो समझ आना चाहिए कि किस लेवल का इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का खेल खेला जा रहा है आप लोगों के साथ। ये कौन से ईयर में था ये बंदा होलियर्क? ये 1906 में ही डाइड। हाँ, तो 1906 में जो ब्रिटेन में जो हो रहा था वो 2000 एंड आई थिंक 22 में वही चीज़ हमारे जो मोहतरम हैं दारुल उलूम यूट्यूबिया जेलमिया, उन्होंने कहा जी इस्लामिक सेकुलरिज्म। तो आई थिंक मतलब हम कम से कम भी 100 साल पीछे हैं। मैं समझता था 10-15 साल पीछे हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि 100 साल पीछे हैं गोरों से। यार देखिए, अब मसला ये है कि लोग पढ़ते नहीं ना, नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? मतलब फैंसी टर्म्स तो आप बहुत सी यूज कर सकते हैं, जैसे सेड लिबरल मुस्लिम, सेक्युलर मुस्लिम, या रैशनल मुस्लिम, या इस्लामिक सेक्युलरिज्म, तो ये सारे देखने सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गल विच कोई और है, यानी कुछ और ही बात है। हाउ डज वर्ड सेक्युलर गो अलोंग विद वर्ड मुस्लिम? मतलब ये तो ऑक्सीमोरन नहीं हो जाता कि इस्लाम पावर मांगता है इन सेंस के, मतलब वो चाहता है कि बिलीवर्स के पास, हाँ ऑल दैट, और सेकुलरिज्म कहता है कि नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली स्टेट को न्यूट्रल होना चाहिए। तो आई थिंक ये तो एक मतलब बिल्कुल या तो बेवकूफ़ाना बात होगी या गैर दयानतदाराना बात होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप थोड़ा सा डाइग्रेस करें, लेकिन आई थिंक लोगों को ये चीजें ज्यादा समझ आती हैं, बजाय ये कि हम सूखी फिलोसॉफिकल बातें करें। मैं यही समझता हूँ कि इस जो टर्म है इस्लामिक सेक्युलरिज्म या लिबरल मुस्लिम या सेक्युलर मुस्लिम, ये ऐसा ही है अगर मैं यूज करूँ टर्म मौलाना ट्रंप या मौलाना नेतन्याहू या हाफिज ट्रंप। मौलाना मौदूदी ने एक मुस्लिम लीग के हवाले से एक टर्म यूज की थी कि मीट ईटिंग वेजिटेरियन, अगर आपको याद हो। जबरदस्त टर्म है, मतलब टर्म बड़ी अच्छी। हाँ, वो क्योंकि सारे कम्युनिस्ट कहते थे हम मतलब पाकिस्तान बनाने के लिए कि हम वो करेंगे, इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वही बात है कि एक शख्स जैन हो और उसको बोले कि जानवरों को काटना है और उनका गोश्त जो है वो खाना है, तो ये वो वाला हिसाब हो गया। वो इस तरह की बात की, बड़ी मजे की थी। आई विल हैव टू लुक कि मतलब एग्जैक्टली कोड क्या था, लेकिन बेसिकली वही इन एसेंस वही था, मीट ईटिंग वेजिटेरियन वाला। तो इस पे अच्छी बात होगी हमारे पास। आई थिंक हिस्ट्री को भी हमने काफी कवर कर लिया। यू वांट टू से एनीथिंग मोर अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म?
नहीं, आई गेस मुझे लगता है कि अगर इसको जब भी हम किसी चीज की हिस्ट्री को देखते हैं, खासकर जब हम एक आइडिया को पढ़ रहे होते हैं उसकी डेवलपमेंट का, तो होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एज आई सेड कि यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको सिर्फ फिलोसोफर को नहीं पढ़ना होता। मिसाल के तौर पर अक्सर मैं जब उर्दू पढ़ता था तो उर्दू में हमारे टाइम पे ना, हर टाइम पे मुझे लगता है आज भी होता है, आपके टाइम पे भी होता होगा, शायरी होती थी। तो वो शायरी थोड़ी सी जो है उसका नेचर जो है रोमांटिक होता था, तो हम बड़ा हंसते थे। तो हमें टीचर हमें डांटता था, वो कहता था कि भाई ये इश्क हकीकी है, ये इश्क मजाजी नहीं है, यानी ये खुदा और बंदे की बात हो रही है। तो नहीं, वहां अब पर ये खुदा की बात कैसे हो सकती है कि नाज की उनके लब की क्या कि ये पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये कैसे हकीकी हो सकती है? असल में यही बात थी। फिर हमें टीचर समझाते थे, वो कहते थे कि भाई आपको सिर्फ शायरी नहीं पढ़नी होती, आपको ये भी पढ़ना होता है कि वो जो शायर है जो ये लिख रहा है, तो वो किस जमाने में लिख रहा है, क्या सोच के लिख रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो बड़ी सही बात की उन्होंने। उसी तरीके से जब भी आप किसी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, तो ना ही आप सिर्फ उसके काम को पढ़ा करें, आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या चीजों ने मजबूर किया उसको इन सारी चीजों पे लिखने की, क्या उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या थे, जो है वो ड्राइविंग फैक्टर्स क्या थे। तो एज आई सेड, स्पिनोजा को आप देख लें, जॉर्ज होलियट को देख लें, जॉन लॉक मिल को देख लें, स्टुअर्ट मिल को देख लें, ये सारे के सारे दे वेयर ऑल प्रोडक्ट ऑफ रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, या फिर बड़े हुए ड्यूरिंग दैट रेवोल्यूशन। इसके अलावा आपको कोई और आउट ऑफ द बॉक्स बंदा नहीं मिलेगा, बिकॉज उस वक्त सबको पता है वो सारी की सारी हिस्टोरिसिटी क्या थी, उस वक्त क्या जो है वो हालात क्या थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप स्पिनोजा के बारे में पढ़ें, स्पिनोजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी मुस्लिम थिंकर्स, इब्न तुफैल बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगेन इस एक पॉइंट था जो मैं चाहता था सामने आ जाए। तो अब अभी तक अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो सिंक कर दें, समराइज कर लें, तो वो ये है कि मेरा जो मेन मोटिव था हिस्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म को, इसकी हिस्टोरिसिटी को जो है वो डिस्कस करने का, वो सिर्फ ये था कि आपको मैं एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट करूं कि सेक्युलरिज्म को हमेशा हमेशा और हमेशा 99.99% ऑफ टाइम्स जो है वो एथिज्म और गॉडलेसनेस से जो है वो कंपेयर किया गया और ऑल्टरनेटिव दिया गया एक गॉड फियरिंग और गॉड लविंग सोसाइटी का। एंड योर बिलीफ इन ए गॉड कैन नॉट को एग्जिस्ट व्हेन योर माइंड हैज सेक्युलरिज्म इनसाइड। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव जब मैं हिस्टोरिसिटी के बारे में बात करना चाह रहा था। जी, फिरौन सेकुलर था? फिरौन जो है मुझे नहीं लगता फिरौन सेकुलर था। उस फिरौन से पीछे चलते हैं, शैतान सेकुलर है? हाँ, शैतान तो है। शैतान मैं समझता हूँ शैतान जो है ना, शैतान सेकुलर एथियस्ट मुस्लिम है। मुस्लिम नहीं, हाँ, उसको एथियस्ट नहीं है, क्योंकि वो खुदा को मानता है, उसको पता है खुदा है, हाँ, खुदा से दुश्मनी करता है। हाँ हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ वो सेकुलर एथियस्ट मुस्लिम है। पूछे ना क्यों? अब आप देखें, वो बंदा खुदा को भी मानता है, ठीक है, वो बंदा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है कि वो आखिरी नबी है, तमाम अंबिया को भी मानता है, वो ये भी मानता है कि कुरान है, वो ये सब मानता है ना। तो जो भी ये बंदा इकरार करे इन सारी चीजों का, वो क्या होता है? मुस्लिम। वो क्या होता है? वो मुस्लिम होता है। लेकिन वो ये लोगों को जो है गुमराह कर रहा है, खुदा से बेजार कर रहा है, वो एथियस्ट भी हो गया। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये होता है सेक्युलर एथियस्ट मुस्लिम, शैतान की नस्ल। यानी वो मानता तो है, प्रोफेस वो सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ रहा है, लेकिन वो लोगों को उल्टा जो है ना वो उल्टी गंगा बहवाने की कोशिश कर रहा है। तौहीद शैतान की वजह से ना वो टॉप नॉच है, वो खुदा को एक मानता है। मेरे ख्याल में ये जितने भी बातिल नजरियात, एक शैतान ही है जो खुदा को एक मानता है, प्रॉपर मुवहिद है। एनीवे, वी आर डाइग्रेसिंग अगेन। लोग कहेंगे कि सेकुलरिज्म से कहाँ निकल गए ये लोग। मैं भी सिकंदर आज़म का पूछने वाला था कि क्या वो सेकुलर था, लेकिन फिर मुझे याद आई कि नहीं, वो ग्रीक were basically pagans and they had like a lot of gods,
तकरीबन 1 डज़न और 2 डज़न, आई डोंट नो, उनको जो है वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट में यूज भी करते थे, आई मीन इन देयर कैपेसिटी। उनके पास ओरेकल्स होते थे, सीयर्स होते थे, जिनको वो साथ लेके मतलब जंगों पे जाया करते थे। तो दे आर नॉट सेकुलर्स इन दैट सेंस, दे आर मोर लाइक हिंदूज, यू नो। आई डोंट नो, ये हमारी पॉडकास्ट बैन ही ना हो जाए, लेकिन ओके, इट्स अ फनी सब्जेक्ट। लाइक सेकुलरिज्म में मुझे मजा आता है इस तरह की बातें करके ना, जो मेहमान को, गेस्ट को जो है वो थोड़ा सा शॉक कर दें। एनीवे, अच्छा, अब हमें एक चीज बताई जाती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमने जो अभी तक की, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉर्ज हॉलीएक, इसके अलावा स्पिनोजा को हमने डिस्कस किया। एनीवन एल्स यू वांट टू डिस्क्राइब strictly staying true to secularism? I think इतने जो है काफी है। मुझे लगता है जॉन स्टुअर्ट मिल या जॉन लॉक है या हॉलीएक है या स्पिनोजा है, बाकी सारे जितनों की भी आप जिक्र करेंगे, कोई नया कुछ आइडिया लेके नहीं आया, बस सब सेम इन्हीं की जो है आइडियाज जो है उनको प्रोफेस किया गया। I think we can unpack जॉन स्टुअर्ट मिल a lot, क्योंकि लेकिन वो फिर बात लिबरलिज्म में ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल वगैरह है वो ज्यादा मीनिंगफुल है, बजाय इसकी कि उसको सेकुलरिज्म में लेंगे। तो मे बी इन अनदर सिटिंग इंशाल्लाह उसको भी अनपैक करेंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है मुझे बाकी इनकी निस्बत, क्योंकि उसके अंदर एक झलक दिखाई देती कि यस, जैसे होता है ना, आधा शैतान आधा अच्छा इंसान, ठीक, वो उस तरह का इंसान मुझे जब भी कोई बंदा एथिक्स पे बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो तभी करेगा जब उसको सोसाइटी की पेन होगी, ठीक है, सोसाइटी के लिए दर्द हो उसके दिल में। जॉन स्टुअर्ट मिल बात कर रहा है हार्म प्रिंसिपल की, जिसपे लिबरलिज्म पूरा खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको भी होगा कि भाई सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो देना है ना, ताकि वो सीधी रहे। तो इवन जॉन लॉक के लेटर्स में भी मतलब ये बात बड़ी क्लियर है कि वो कहता है कि हमें मोरालिटी जो है वो चर्च से डिराइव करनी चाहिए, लाइक वी कैन यूज क्रिश्चियन मोरालिटी, हम जो है बस खाली इसको स्टेट से अलग करेंगे। वो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन करता है कि मतलब हम अपने आप को बताता है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ भाई, ठीक है, हाँ मैं जो है वो क्रिश्चियनिटी को यूज करना चाहता हूँ, उसको लिमिटेड करना, उसका स्कोप लिमिटेड करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू सेपरेट द चर्च एंड द स्टेट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज बेची जाती है, ठीक है, जिसपे आपने उसको टच किया स्टार्ट में कि बेसिकली वो नेचुरलिज्म की फॉर्म, मटेरियलिज्म की फॉर्म है। उस लेंस से जब लोग देखते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पे इसको अनपैक करते हैं अच्छे से कि हमें ये बताया जाता है जी कि पाकिस्तान या मतलब दीगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस वजह से उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वजह से वो टेक्नोलॉजिकली तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे एक रिलीजियस गवर्नमेंट कह सकते हैं उसको, या थियोक्रेसी जो है उसका हाथ है, या मुल्ला जो है वो हमें तरक्की नहीं करने देते, मदरसे जो इनको बंद कर देना चाहिए, यू नो ऑल दैट रेटरिक। आप क्या समझते हैं कि इवन स्टेइंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ नेचुरलिज्म, क्या ये बात वैलिड है कि इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो है वो लोगों को मटेरियलिस्ट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रोकता है? अवैस भाई मुझे एक बात बताएं, नेचुरलिज्म को हम छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। इस वक्त जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं सेकुलरिज्म के हमारे कंट्रीज में, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुझे एक बात बताएं, क्या ये लिबरल सेकुलर्स हैं? No. नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर, आई गेस, मतलब लिबरल सेकुलर्स। I don't think they are liberal. They मतलब अगर लिबरल को ट्रू सेंस में लिया जाए तो दे आर नॉट लिबरल, दे आर सेकुलर, मतलब उस लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं ना। हाँ ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल। तो जब वो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हु वाज द फर्स्ट, विच कंट्री जो है फर्स्ट जिसने जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट आसमान में भेजा, कौन था वो?
I really don't know. इट वॉज यूएसएसआर। Hmm. फर्स्ट कंट्री जिसने आसमान में किसी लिविंग एंटिटी को भेजा, यूएसएसआर। वो डॉग को भेजा लाइका। फर्स्ट कंट्री जिसने इंसान को स्पेस में भेजा, यूएसएसआर। Hmm. यानी यूएसएसआर जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, ठीक है, उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्पेस वॉर में पीछे छोड़ दिया था। Hmm. ठीक ऐसा है, वो ही तो बाद में फिर जब यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज्यादा पैसा, अंधा पैसा डाल दिया अपोलो प्रोग्राम में, और उसके बाद जो है आपका मून लैंडिंग होती है, हुई नहीं हुई, चले हो जाती है, नहीं हो गई, ठीक है, मून लैंडिंग हो गई, ठीक है। शुक्र है आपने कह दिया हो ही नहीं, पर हाँ, मैं कहने लगा था कि यू आर गोइंग टू ओपन अनदर कैन ऑफ वॉर्म्स। हाँ। देखिए मसला ये है, मैंने ये क्यों कहा, अगर आपके सामने 99% ऑफ टाइम्स हमारे ममालिक जितने भी हैं ये सब कॉन्टिनेंट के, इनमें जब भी कोई बंदा सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट की बात कर रहा होता है ना, तो वो होता है लिबरल। तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये जो साइंटिफिक जो है वो एडवांसमेंट चाहिए, तो फिर मैं सेक्युलर बन जाता हूँ, लेकिन मैं कम्युनिस्ट सेक्युलर बनूंगा। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई आपकी जितनी भी साइंटिफिक लीड्स हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पैसा बहाओगे आप, आपको रिजल्ट मिलेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू बिलीव। अगर कोई मुसलमान R&D में पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई वहां से जो है वो दाढ़ी वाला रोबोट बन के निकलेगा वही रोबोट जो है बाकी कंट्रीज में बनेगा। सो ये जो चूरन बेचा जाता है ना हमें कि भाई रिलीजन रोकता है, रिलीजन रोकता है, रिलीजन रोकता है, मुझे बताएं क्या जितनी भी ये सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप उठा के देखने, वो एक ही रीजन बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी इशू है और आपका करप्शन इशू है, नथिंग एल्स। यानी R&D, आप ये बताएं कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो R&D में पैसा नहीं लगा रहे, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? मुझे एक सिंपल सी बात नहीं समझ आती, क्या कोई मौलाना जो है वो आपको R&D जो है वो बजट बनाने से रोक रहे हैं? इन जितने भी कंट्रीज हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, क्या इनमें कभी कोई सो कॉल्ड मुल्ला गवर्नमेंट आई क्या? नहीं आई ना। तो वो तो आप ही के भाई बंधु हैं जो गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज जो मुझे इनकी हिपोक्रेसी को खोल के रखती है मेरे सामने, वो ये है कि जब भी कभी इस्लामिक गवर्नमेंट या मतलब कोई ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में आगे आती है जो विच इज़ मोर क्लोज टू इस्लाम, ठीक है, उसको कॉर्नर किया जाता है, उस पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, उसको कोशिश किया जाता है कि उसकी राह में सारे रोड़े अटकाए जाएं, ठीक है। एंड आई थिंक नेतन्याहू का एक बयान अभी पिछले दिनों 6-7 महीने पहले की बात, उसने कहा कि हम खिलाफत को नहीं आने देंगे वापस, एंड ही वाज ट्राइंग टू एड्रेस तैयब अर्दगान इन हिडन वर्ड्स। और मैं ये देखता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो दुनिया पूरी जो है वो मिलके लग जाती है कि ये इस मुस्लिम कंट्री को आगे नहीं आने देना, ठीक है। लीबिया की एग्जांपल हमारे सामने है, सीरिया हमारे सामने, ये सीरिया नहीं जो लाइक बिफोर 2010 जो सीरिया था, अरब स्प्रिंग से पहले। इराक की एग्जांपल आती है। नो डाउट देयर वर सम सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, लेकिन एटलीस्ट इन केस ऑफ लीबिया, ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट कदाफी कि उसने जो इम्प्लीमेंट किए थे, जो मेयर्स लिए थे, दैट वाज लाइक बहुत ही डेवलप किस्म के थे। फिर हम आते हैं तालिबान गवर्नमेंट की तरफ। यस, दे हैड देयर ओन क्या बोलते हैं उसको, डिसएडवांटेजेस, लेकिन अगेन कभी भी किसी को टर्म नहीं दी जाती, कभी उसको रोल प्ले करने का मौका नहीं दिया जाता किसी भी कंट्री को, ठीक है। एंड देन पाकिस्तान जो एक हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है, कभी भी मुकम्मल इस्लामिक नहीं रहा, कभी भी मुकम्मल सेकुलरिज्म नहीं रहा यहाँ पे, तो उसको एक ऐसा पेंट करने की कोशिश की जाती कि जैसे यहाँ पे तो कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत का जो निज़ाम है वो टू द एवरेज जॉट एंड टिटल इसको इन्होंने फॉलो किया हुआ है पिछले 60-70 सालों से, और फिर भी ये नाकाम हो रहे हैं, उसको ऐसे पेंट किया जाता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को, कि एक तरफ उनको
आगे आने नहीं दिया जाता, उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जाता। लेकिन और जब कहीं पे वो फेल हो जाते हैं, जैसे इन केस ऑफ पाकिस्तान और इन केस ऑफ एनी सेकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो इस्लामिक गवर्नमेंट के साथ कन्वर्ज करती है, तो उसको मतलब बुरा पेंट किया जाता है कि ये मुसलमान ही थे लेकिन फिर भी ये लोग आगे नहीं है। अब इसके साथ एक काउंटर एग्जांपल ले लें कि जब मुस्तफा कमाल ने टर्की में रिलीजन को बहुत हद तक रिफॉर्म करने की कोशिश की, मतलब एपोस्टेसी की हद तक। कुरान नमाज को उसने कहा जी कि टर्की जुबान में करें, कुरान का तर्जमे पे आई थिंक पाबंदी लगाई, अजान को चेंज करा दिया। लाइक दीज वर वेरी एक्सट्रीम मेजर्स। तो वो वहां पे कहा जाता है कि देखें वो उसने ये काम किया तो इसलिए टर्की आज तरक्की कर रहा है। हालांकि टर्की जो था वो 700 साल से दुनिया पूरी पे हुकूमत कर रहा था, मतलब एटलीस्ट आधी दुनिया पे तो हुकूमत कर रहा था, यूरोप पूरा उसके अंडर था, ये इस्लाम के अंडर। तो आपको लगता है कि ये जो हिपोक्रेसी है ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है हम स्पेशली हमारे देसी सेकुलर्स के अंदर? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब हमेशा से जो है ना वो दीन को और दीनदार लोगों को स्केप गोट्स बनाया गया, ठीक है। अब आप मुस्तफ़ा कमाल की एग्जांपल दे रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी टर्की की। टर्की मुस्तफ़ा कमाल के बाद से लेकर अर्दोगान के आने तक एक नेट इंपोर्टर था डिफेंस इंडस्ट्री का, डिफेंस इक्विपमेंट का, ठीक है। अर्दोगान आया, उसने एक पॉलिसी बनाई कि भाई R&D में पैसा डालना है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। 20 साल के बाद यानी 2000 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद आज हम देखते हैं टर्की जो है अब एक नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया डिफेंस इंडस्ट्री में। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन नेवल वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग, लीडिंग प्लेयर्स इन एविएशन। अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम उनका जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा कि ये इस्लाम की वजह से है, क्योंकि अर्दोगान जो है वो बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का बंदा है, तो मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। नो, उसकी पॉलिसी अच्छी थी। यस, बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट मैन। उसकी पॉलिसी अच्छी थी, उसने R&D में पैसा खर्च किया, उसको रिजल्ट मिला। मुस्तफा कमाल की जो CHP है, आई गेस 90% ऑफ दी पोस्ट इंडिपेंडेंट टर्की उन्होंने हुकूमत की। उनके टाइम पे क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ? क्या अब मैं सेकुलरिज्म को बैड कह दूं कि भाई सेकुलरिज्म जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि टर्की में जो है ना कभी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई उनके टाइम पे? आई वोंट से दैट, बिकॉज दैट वुड बी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ठीक है। बिकॉज इनका कोई लेना देना आपस में नहीं है। अब अगर आप एग्जांपल ले लें, आपने हाइब्रिड एग्जांपल दी पाकिस्तान की, तो मुझे एक रीजन बताएं कि वहां पे कौन सा एक मौलवी साहब आके बैठ गया कि भाई नहीं मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा, नहीं भाई मैं जो है ना कोई चीज में R&D में पैसा नहीं मैं लगाने दूंगा। किसने बोला आपको? वो तो बात की बात है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर कि क्या रिलीजन साइंटिफिक टेम्परामेंट से रोकता है नहीं रोकता, क्या इस्लाम साइंटिफिक टेम्परामेंट से नहीं रोकता, वो डिफरेंट टॉपिक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मैं पॉलिसी में मतलब ज्यादा से ज्यादा यही कह देते हैं जी कि मुफ्ती मुनीर साहब कहते हैं जी कि आप अपनी साइंस जो है वो अपने चांद देखें, हमें जो है अपना काम करने दें, ठीक है, दीन हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो तो मतलब पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल, उसको केस स्टडी के तौर पे लेना चाहिए कि यहाँ के मौलवी खुद सेकुलरिज्म पे आमादा है, असेंबलियों में बैठे हैं वोटें लेके, ठीक है। मतलब मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि इट्स इन अ बैड फेथ नहीं कह रहा, मतलब इट्स रियली अमेजिंग कि सेकुलर कुव्वतें पाकिस्तान में और इस्लामिक जो क्लर्जी है, ठीक है, वो उन दोनों ने बैठ के मिलके एक हल निकाल लिया कि हाँ ठीक है हम भी असेंबली में बैठेंगे, वोटें लेके आएंगे, और आप भी वोटें लेके आए, जो हमसे ज्यादा वोटें ले गया वो हुकूमत में आ जाएगा। इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग, ठीक है, लेकिन वो वहां पे एटलीस्ट उनके अंदर कोई निज़ा नहीं है और उन्होंने खुद ही अपने हाथों से सेकुलरिज्म को हुकूमत दे दी, उसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब क्या करें? वही है ना मसला वही है कि मतलब आप क्या करें, मतलब अब मौलवी करे क्या, मतलब क्या करे मौलवी? अपना आप बेच दे, क्या करे? अब देखें दो चीजें होती है, एक होती है साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट में तो कोई इशू नहीं है, मतलब उसमें कोई रिलीजन जो है ना हिंड्रेंस नहीं डालता। स्पेशली मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मुस्लिम। इस्लाम हिंड्रेंस नहीं डालता, उल्टा जरूरत है, डिफेंस सेक्टर में जरूरत है, आपके हेल्थ सेक्टर में जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत है, ये सारी की सारी नेसेसिटीज है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी एज अ मुस्लिम गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बात की जाती है, इकोनॉमिस्ट भी आपको ये कहेगा कि कंट्री में
जो है वो इन्फ्लेशन तब होती है जब डॉलर की शॉर्टेज होती है, तो आपकी जो करेंसी होती है वो डिवैल्यू हो जाती है, ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ओनली फैंस में अगर पाकिस्तानी खवातीन ओनली फैंस पे जो है ना अपने अकाउंट बना ले, तो क्या डॉलर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो क्या कर ले वो ये काम? नहीं, इस्लाम इसे रोकेगा। क्या अगर आप जो है वो परसों में वो कोई एक वो फवाद चौधरी साहब है, वो पाकिस्तान के कोई एक्स मिनिस्टर, वो कहते हैं पब खोलो, शराब खोलो, शीशा खोलो, लोग आएंगे। आई गेस आएंगे, टूरिज्म आता है, इस पे भी टूरिज्म चलता है, लेकिन क्या इसको इस्लाम अलाउ करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से कहीं पे जो है साइंटिफिक भी आपको ये होंगे, मतलब इस्लाम कहीं कहीं जगह पे मना करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एग्जांपल दी कि यूएसएसआर ने एक डॉग, फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा, पहले लिविंग थिंग को। अच्छा, उसको वापस नहीं लाया क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको वापस लाने की। शी डाइड देयर। क्या इस्लाम आपको इसकी इजाजत देगा कि आप किसी कुत्ते को आसमान में भेज दो और वो वहीं मर जाएगा? नहीं देगा ना इजाजत। तो आपके पास कुछ एथिक्स हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं इसको बड़ा ब्लंटली कहता हूं कि इफ यू फॉलो इस्लाम टू द फुलेस्ट, you will not be able to get all the materialistic desires as compared to the western world. इसको क्लियर कट में कह रहा हूं, नहीं होगा। उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके पास कुछ एथिक्स हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक केवमैन की तरह रहोगे। नो, नॉट एट ऑल। सो दिस इज द डिफरेंस। मतलब फॉलोइंग रिलीजन, स्पेसिफिकली इस्लाम, आप एक डिग्निफाइड जिंदगी अक़वाम में, मतलब दुनिया के अक़वाम में, उसके दरमियान अपना एक मकाम पैदा कर सकते हो। हाँ, आप जो होता है रूथलेस और अनब्रिडल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, उसको आप अचीव नहीं कर सकोगे। that is what you say. That you need to be absolutely clear about and honest about it कि भाई मैं जो है वो किसी कुतिया को आसमान में भेज नहीं सकता कि वो मर जाए, मुझे दीन मेरा इजाजत नहीं देता। परसों मैं देख रहा था कि एक मतलब एक साइंटिस्ट को पता करना था कि एक्चुअल में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता क्या है। तो व्हाट ही डिड वाज कि उसने एक कपल को बोला एमआरआई मशीन के अंदर डाल दिया। वो कपल को बोला एमआरआई मशीन के अंदर आप इंटर को स्टार्ट करो, और वहां से उसने वो जो है ना वो उनका वो पैटर्न जो है वो रिकॉर्ड किया एमआरआई स्कैन में कि होता क्या है। अब मुझे बताएं कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देगा? नो, नहीं देगा ना। तो सिंपल है, इट्स एज सिंपल एज दैट देयर आर सम बाउंड्रीज जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। दैट इज वाई आप एक जैसा आपने कहा कि अनब्रिटल्ड, एक इनह्यूमन, इमोरल वे में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इस वक्त भी देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको नंबर 1 कहा जाता है। मतलब इट इज लाइट ईयर्स अहेड किसी भी कंट्री के मुकाबले, ठीक है। बट क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नाजी जर्मनी थी उसके जो साइंटिस्ट थे उनको घसीट के उन्होंने जो है ना अपने मुल्क में लाया और अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को जो है ना वो डेवलप किया। Because the first jet powered fighter craft was made by the Germans. The first ballistic missile was made by the Germans. The first cruise missile was made by the Germans. और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर बाद में यूएस ने किया, उनके साइंटिस्ट को घसीट के अपने पास लाते। क्या आपको कोई मैं इस बारे में बहुत हद तक श्योर हूँ, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च। कोई मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहना चाहता है कि Germans were the first to build the atomic bomb. अच्छा, ये बड़ी नहीं बात है। Yes. हालांकि मुझे पता है वो देवे वर्क ऑन इट। I think जो मुझे लगता है कि वो बस इस्तेमाल करने में लेट हो गए इसको, ठीक है। हाँ, मतलब मैं इसमें बहुत हद तक श्योर हूँ। The type of technology they had in 1940s is mind blowing. आपको देखें, वही तो अवैस भाई जो मैंने अभी आपको कहा
कि अच्छा इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो स्टार्टिंग में आपने कहा था कि क्या जो है ना वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे हो, यानी जितनी भी अमेरिका एक सेकुलर कंट्री है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो सेकुलरिज्म अपनाना चाहिए। तो भाई दुनिया का सबसे पहला जो फाइटर जेट है, यानी जेट पावर्ड फाइटर प्लेन, वो नाजी जर्मनी ने बनाया। पहली क्रूज मिसाइल नाजी जर्मनी ने बनाई। पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें रॉकेट मोटर लगा हो, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर सके, वो नाजी जर्मनी ने बनाई। तो मुझे लगता है फिर हमें नाजीइज्म अडॉप्ट कर लेना चाहिए वैसे में, क्यों? यस यस, दैट इज माय पॉइंट कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अनब्रिडल हो और जिसमें कोई मोरल रिकम्पेंस और इस तरह की कोई बात ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल हमें वही वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट करना चाहिए जो मुल्क को आगे ले जाए। हमारे एक बड़े मशहूर किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं, आपको पता है, एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है इंटेलेक्चुअल। जी जी ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल हैं सैयद मुजम्मिल साहब। वो कहते हैं जी कि अल्ट्रुइज्म जो है कभी भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट को सेल्फिश होना चाहिए, ठीक है, अपनी तरक्की के लिए। तो फिर उस नजरिए से देखा जाए तो देयर इज नो एथिक्स, ठीक है। आपको अपने आगे बढ़ाना है, जैसे भी बढ़ाए, किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ें, ठीक है। फिर तो आपको एप्स्टीन फाइल्स और जो वहां पे जजीरे पे जो कुछ हुआ और कैसे उसने पैसे दे के साइंटिफिक रिसर्च को अपने, खैर अपने तो नहीं, मतलब एक एलीट और कबाला के इंटरेस्ट के लिए उसने साइंस को यूज किया, ठीक है। प्योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ साइंटिज्म, ठीक है, साइंटिज्म प्लस सेटनिज्म। देखा जाए कि उसने उसको लीड करने की कोशिश की। उसकी ये थी कि हाइब्रिड बच्चे पैदा किए जाएं जो मतलब गैर मामूली कुतों के हो, उसमें उनकी उसका डीएनए हो उन सब में। अब 500-600 बच्चों की बात आ रही है सुनने में कि वो चाहता था कि ऐसे 500-600 बच्चे हो जिनका कलर जो है वो ब्लू हो, मतलब एलियंस की तरह। वो ये कौन चाहेगा? कोई भी जरा सा एथिक्स रखने वाला बंदा या खुदा का डर रखने वाला बंदा, कौन ऐसे चाहेगा कि इस तरह के काम हो? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेकुलर ही कर सकता है, सेकुलर एथिस्ट, सैडनिस्ट, एनी गॉडलेस व्यू, वो इस तरह का एंडेवर जो है परस्यू कर सकता है। बाकी कभी भी कोई खुदा का खौफ रखने वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट था। मतलब अगर आप नाजी जर्मनी की हिस्ट्री भी देखें तो किस तरीके से उन्हें फोर्स्ड लेबर कराया, फोर्स्ड लेबर की वजह से उनको पैसा बच गया, उसकी वजह से उन्होंने वो R&D में खर्च किया। साइंटिस्ट को जो है वो बंदूक की नोकों पर उनको बोला जाता था कि काम करो, डेडलाइन अगर क्रॉस होगी तो उड़ा देंगे। तो उस वजह से जो है वो उनका एक मिलिटराइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव हुई। तो क्या आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत देगा? नहीं देगा। तो अगर कोई इस वजह से कोई चीज कोई 15 साल में बनाता है, आपको 20 साल लग जाएंगे, लेकिन उस 5 साल को कंपनसेट करने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप एथिक्स को तोड़ें, आप मोरालिटी को ब्रीच करें। यू वोंट बी अलाउड टू डू दैट। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हमारे जो है ना, हमारे जो हमारे जो ये जिसको हम बोलते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर है। We are very honest about it, that you will have a dignified life. You as a whole, I'm talking, not as an individual, it's not necessary, वो तो अलग बात है, but as a society you will have a dignified life. As a society you will have every essential जो life को चाहिए वो सारी की सारी चीजें होंगी। And you can study science, you can go for research, everything. Nothing stops you. Islam does not stops you, and it is not Islam exclusive to Islam or exclusive to secularism. As I said, R&D में पैसा बहाओगे, पैसा फेंक, तमाशा देख। It is as simple as that. और इसमें एक और बात है, I want to point that out, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी हमने बात की ना इस टॉपिक के रिलेटेड की, जितनी भी अंडर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इनमें क्यों नहीं साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। अगर आप देखेंगे किसी भी कंट्री को जिसने साइंटिफिक एडवांसमेंट की, साइंटिफिक एडवांसमेंट पता है उसके पीछे क्या चीज उसको मतलब जो है ना वो मजबूर करती है, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? वो होती है आइडियोलॉजी। यस। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन ने अगर साइंटिफिक एडवांसमेंट की डिफेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, क्योंकि उनको पता था कि हम एक आइडियोलॉजी को लेके खड़े हैं, हमें इसको डिफेंड करना है, हमें इसको एक्सपैंड करना है।
तो उन्होंने हम्म, उस वो बना ड्राइविंग फोर्स, वो बना एक मतलब एक इंस्पिरेशन बनी उनके लिए कि उनको साइंटिफिक एडवांसमेंट करनी है। सेम हैपेंड विद द अमेरिकन्स चाइना। एंड द यूरोपियंस, सेम इज हैपनिंग विद चाइना टुडे, है ना। लेकिन जब आपके आपकी कंट्री में आपके पास कोई अपना आइडिया ही नहीं है, आपकी कोई अपनी आइडियोलॉजी ही नहीं है, तो भाई आपकी जो अवाम है वो क्यों अपना खून पसीना बहाएगी? अगर यस, आपकी आवाम को अब ये चूरन बेचोगे कि सेक्युलरिज्म, वो कहेगी अच्छा ठीक है सेक्युलरिज्म को ही बचाना है तो फिर मैं अमेरिका जाके सेटल हो जाता, मैं वहीं बचाऊंगा। यस। मैं लिटरली इस पॉइंट को लेके आना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा दिमाग पैदा होने की कोशिश करता है तो वो उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि वो वहां पे जाके करे जहाँ पे उसको रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है, क्योंकि मटेरियलिज्म की पैदावार है और वो अपना मटेरियल बेनिफिट ज्यादा उसको आगे रखेगा, उसको मुल्क से क्या लगे। मुल्क के लिए आपको आइडियोलॉजी चाहिए होती है, आपको उसके लिए एक कन्विक्शन चाहिए होती है, एक बिलीफ चाहिए होता है कि हाँ मैंने इसको आगे लेके आना है। ठीक है, हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हैं ऐसी, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ। एक मिसाल ले लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, बहुत बड़ा नाम, वो कैसी उसकी कस्मापोसी में जिंदगी गुजरी। ठीक है, सड़क पे बैठ के बेचारा वो कर रहा होता था। लुक, मैं इस हक में नहीं हूं कि मुझे लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये दिस इज एन एबोमिनेशन ह्यूमैनिटी के लिए, इसको नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी को के साथ हूँ बिल्कुल कि हमें वापस पुराने वारफेयर की तरफ जाना चाहिए। ऑल दिस इज लाइक ये बॉम्ब और टैंक एंड तोपें और जहाज, दिस इज टू ब्रूटल। ठीक है, अगर जंग देखें, पहले जो जंग होती थी वो तलवार के साथ होती थी, नेजे के साथ होती थी, एक बंदे को मारोगे वही मरेगा। अब बम फेंका जाता है, बच्चे भी मर जाते हैं, औरतें भी मर जाती हैं, सब मर जाते हैं। तो लाइक ये ना ही मर्दानगी है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई स्किल है, ना ही इसमें कोई एथिक्स है। कोई एथिक्स फॉलो नहीं हो सकते इसमें। ठीक है, जहां भी आप बम फेंकोगे वो बम कभी भी नहीं देखेगा कि वहां वो किस पे गिर रहा है। ठीक है, जितना मर्जी आप उसको गाइडेड प्रिसीजन गाइडेड कर लो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेगुनाहों को मारेगा, कोलेटरल डैमेज होगा ही होगा। लेकिन जो पुरानी लड़ाई थी उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, इवन दो लाइक अब्दुल कदीर खान ने एटॉमिक बम बनाया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं थी। ठीक है, दे वर लाइक लिटरली उनको अपने दिफा के लिए बनाना, मजबूरी में बनाना पड़ा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि रशिया और चाइना को क्यों बनाना पड़ा, उनको अमेरिका से बचने के लिए बनाना पड़ा। एक ने बनाया फिर सबको बनाना पड़ेगा, वरना उन सबका जापान जैसा हाल होता। ठीक है, अब ईरान जो है वो बनाना चाहता है तो उन्होंने B2 बम्बर के साथ उनके पर खच्चे उड़ा दिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे जो देसी लिबरल्स हैं या सेकुलर्स हैं, ये एक ही मुंह से एथिक्स और एक ही मुंह से सेकुलरिज्म का नाम कैसे ले लेते हैं। ठीक, बिल्कुल दोगली देखिए बात है कि जी जी बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल वही बात है ना। देखिए दो किस्म की चीजें हो सकती हैं वैस भाई। हम्म, हमारे जितने भी ये देसी सेकुलर लिबरल्स हैं, या तो ये अपने या तो ये इग्नोरेंट है, यानी मतलब या तो ये इग्नोरेंट है और अपने इस कॉज को लेके मुखलिस है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है, इग्नोरेंट और कॉज को लेके मुखलिस, अपने अपनी आइडियोलॉजी को लेके मुखलिस। और नंबर 2, ये अक्लमंद है और मुनाफिक है। अक्लमंद इसलिए कि इन्हें भी पता हो कि भाई ये जो हम चूरन बेच रहे हैं ये जो है ना एकदम फजूल है, लेकिन क्योंकि पैसा आ रहा है तो हम इसको जो है ना फंडिंग आ रही है तो हम इसको जो है वो बेचेंगे। ये दो कैटेगरीज हैं, इनमें को इन्हीं में फॉल करेगा कोई देसी सेक्युलर या लिबरल। ठीक है, अब वी डोंट नो हाउ अबाउट जब तक हाउ अबाउट इग्नोरेंट और मुनाफिक दोनों। मतलब ऐसा हाइब्रिड भी हो सकता है, यू नो इट्स पॉसिबल। लेकिन कहने का मकसद ये जब जब मैं देखता हूँ शहजाद गिया शेख को या परवेज हुद भाई को, तो मुझे लगता है ये इग्नोरेंट भी है और ये जो है वो मुनाफिक भी है। हाँ, परवेज हुद भाई साहब का तो आपने बिल्कुल सही कहा, ही इज अ हाइब्रिड केस। तो नॉनदलेस मेन मकसद कहने का ये था कि भाई जो भी ये लोग हैं, या तो अपने आइडिया को लेके बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और अगर कॉन्फिडेंट है तो कन्फ्रंट करें हमें, मतलब डिस्कशंस में, डिबेट्स में, जो कि ये करते नहीं है। और जब इनके साथ बात की जाती है तो ये बोलता है मतलब ये बोलेंगे हंसते हंसते कि भाई मुल्ला ने रोक दिया, मौलवी ने रोक दिया, हाय मौलवी, ये मौलवी, सपने में भी मौलवी, मतलब मौलवी ही मौलवी, इनको सिर्फ मौलवी दिखता है।
ठीक है। हालांकि इनकी यूनिवर्सिटी में कोई मौलवी नहीं बैठा हुआ, इनके जितने भी इदारे हैं साइंटिफिक R&D के, उनमें कोई मौलवी नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर भी गलती मौलवी की है। तो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली वांट यू टू थिंक, सो दिस इज नॉट द केस। बट हम ये सिंपल ये कहते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया इज वर्थ इट इज गुड, इट हैज सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स, तो डिस्कस कर लेते हैं। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठते हैं, आप अपनी जो है ना अपने एजम्पशंस बताएं, हम अपने एजम्पशंस बताते हैं, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लेट द ऑडियंस डिसाइड। बट वो भी नहीं है ना, वो मसला कि ये बात नहीं करते। बात करो ना प्लीज, मतलब वो कहा जाता है बात नहीं मगरे करते। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये तो बात इस्टेब्लिश कर दी, आई थिंक उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक कि कोई इसको चैलेंज कर सकता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो किसी कंट्री के सेकुलर होने से नहीं है, ठीक है, या किसी कंट्री के रिलीजियस होने से नहीं है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो है सेकुलरिज्म, इसको सिस्टमेटिकली हमारे गलों के क्यों नीचे हमारे निगलने के लिए क्यों इन्होंने रखा हुआ है, कि क्यों उसको जोर लगा रहे हैं कि हम इसको ये गोली लें ही लें, ठीक है। हालांकि जब हम देखते हैं कि जो भी सेकुलर या लिबरल वर्ल्ड व्यू होता है उसके अंदर उनको डेमोक्रेटिक व्यू दिया जाता है वहां के रहने वालों को कि वो अपनी मर्जी से सेकुलरिज्म को चूज करें, ठीक है। एटलीस्ट इन प्रिंसिपल उनका यही मानना है, ठीक है। करते वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल हमारे यहाँ लिटरली 500 से 600 बंदे हैं जो ज्यादातर ये यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आके लगे रहते हैं हर वक्त। इन लोगों ने बस ये तय किया हुआ है कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आना चाहिए और ये हम लेके आएंगे, ठीक है। व्हाई इज इट बीइंग शव्ड डाउन आवर थ्रोट्स? व्हाई? सिंपल सी बात है, इसके पीछे मैं समझता हूँ मेटीरियलिस्टिक कॉज एजेंडाज हैं। नहीं, जब आप मतलब एक मेटीरियलिस्टिक एजेंडा भी आप कह सकते हैं और जियोपॉलिटिकल एजेंडाज भी हैं। मेटीरियलिस्टिक एजेंडाज क्या हैं? वो ये है कि भाई आप इनको सेक्युलर कर दें, सोसाइटी सेक्युलर हो जाएगी। सोसाइटी सेक्युलर हो जाएगी तो इंडिविजुअलिज्म को फरोख्त मिलेगी, और फिर शराब नोशी हो, गैम्बलिंग हो, पोर्नोग्राफी हो, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज हैं, ये फ्लरिश करेंगी। सो दिस इज आई थिंक द मेटीरियलिस्टिक रीजन व्हाई सेक्युलरिज्म इज बीइंग शव्ड डाउन आवर थ्रोट। अब जियोपॉलिटिकल रीजन आपको पता है कि अगर किसी मुस्लिम मुल्क को आप सेक्युलर कर देंगे तो लिटरली आप उसको जो है ना, वो आप उसको कहते हैं ना, वो ये न्यूट्रल करता है, यानी उसके जो है ना वो किसी कहीं उसको रखना ही नहीं, किसी लायक ना उसको रखना। तो जब आप किसी कंट्री की पॉपुलेशन को सेक्युलर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सेक्युलर करने से कुछ नहीं होता। वेस्ट ट्राइड इट, फेल हो गई, बार बार गवर्नमेंट टॉपल करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों के दिमाग चेंज नहीं करेंगे। तो लोगों के दिमाग में ये जो है ना सेक्युलरिज्म को इसलिए डाला जाता है जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग कि मुस्लिम्स जो है वो आपके लिए एक थ्रेट ना बने। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन अ कंस्पिरेसी वे में, या थियोलॉजिकल सेंस में, एस्कटोलॉजिकल सेंस में कि भाई देखो मुसलमानों से ये जो है ना डरते हैं और ये कर नो। अगर आप इसको एक प्योर जियोपॉलिटिकल सेंस में देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारे एडवर्सरी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एज अ होल हमारी एडवर्सरी है, तो उसमें भी जो है ना वो उनको पता है कि भाई इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है, अगर ये एक इसमें एक वो आइडिया आ गया इस्लामिज्म का, जिसको इस्लामिज्म कहते हैं, तो भाई हमारी जो हेजेमनी है उसको डायरेक्ट जो है कन्फ्रंट करेंगे ये, और उसको एक प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू प्रोग्राम आवर सोसाइटीज। उसको अगर आप इन डेप्थ अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सैमुअल पी हंटिंगटन एक ऑथर है, उनकी किताब एक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो उसको जरूर पढ़िएगा। उनका जो पर्सपेक्टिव है इट्स वेरी नीश एंड करेक्ट अबाउट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड द अदर सिविलाइजेशन, स्पेशली वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी सही। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आने वाला है, ठीक है। जब हम सेकुलरिज्म की कोर कॉन्सेप्ट को हमने पीछे डिस्कस भी किया, उसके अकॉर्डिंग और जो दुनिया में हम देखते हैं इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये बात बार बार करते हैं कि जब एक मतलब एरिया में एक सर्टन जो कंट्री है जिसके बॉर्डर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे मज़ाहिब रह रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड व्यूज रह रहे हैं, ठीक है। उनके लिए और कोई चारा नहीं है कि वो अपने ऊपर एक सेकुलर गवर्नमेंट को लेके आए जिसके अंडर वो सब रिलीजियसली फ्री रह के या एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग फ्रीडम के अंडर वो अपनी जिंदगी गुजार सकें, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि
ये जो हमारे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी से ज़्यादा बेहतर मुनासिब ये होगी, देसी जो लिबरल्स हैं, ठीक है, या सेकुलर्स हैं, ये बार-बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस बात को भूल जाएं कि 95% आबादी मुसलमान है या एटलीस्ट अबव 90% मुसलमान है, इस बात को भूल जाएं, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम क्या वाकया ही है जहां सेकुलरिज्म इम्पोज हुआ है? क्या उन लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है? हम कम्युनिज्म में भी देख चुके हैं और हम लिबरलिज्म के अंदर भी देख चुके हैं कि रिलीजियस फ्रीडम इज जस्ट अ मिराज, ठीक है, इट्स जस्ट अ फसाद कि आप लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी। द फैक्ट के ऊपर एक गवर्निंग अथॉरिटी है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका अपना एक वर्ल्ड व्यू है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर दोबारा एम्फसाइज करूंगा कि उनका अपना कोई रिलीजन नहीं है लेकिन उनका अपना एक वर्ल्ड व्यू है। वो फ्रीडम वही देंगे जो उनको समझ आएगी कि ये फ्रीडम हमारे लिए, हमारी हेजेमनी को, हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको बचाने में ये फ्रीडम हमें फायदा देगी और वो फ्रीडम जो है वो आगे देंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज को एंड एवरीवन। इसकी मिसाल फ्रांस में हम देख चुके हैं कि हिजाब बैन्स लगे, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद जो है वो इमिग्रेशन पे वो क्रैकडाउन किया गया, मजीद मिसालें दी जा सकती हैं पिछले कुछ साल के अंदर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से। आप क्या समझते हैं कि ये क्या वाकई रिलीजियस फ्रीडम सेकुलरिज्म देता है या नहीं? देखिए, अगर हम हार्डकोर सेकुलरिज्म की बात करें तो वहां पर जैसे फ्रांस का केस है तो दैट वी कैन नॉट कॉल इट रिलीजियस फ्रीडम, तो वो तो छोड़ दें। अब मेन जो इशू आता है ना, जो ये देसी सेकुलर्स वगैरह का, वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे पॉइंट आउट कर देंगे कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट में आपका नॉन मुस्लिम जो है वो एक हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता, ठीक है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। तो आई टेल देम बिल्कुल इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, शो मी वन सिस्टम जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, शो मी वन। मतलब क्या यूनाइटेड स्टेट्स में मैं वोट दे सकता हूं? नहीं दे सकता Yes. ना। क्यों नहीं दे सकता? मैं भी तो इंसान हूं, क्यों नहीं दे सकता? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में एक बंदा जो सिटीजन है लेकिन वो वहां पैदा नहीं हुआ, क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है? अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। क्यों नहीं बन सकता? वो भी तो इंसान है। चलो इंसान तो छोड़ो, वो तो अब सिटीजन भी है, क्यों है उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन? तो ये जो आप बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेशन आपको हर एक सिस्टम में मिलेगी बिकॉज उस सिस्टम के कुछ अपने प्री कंसीव्ड एजम्पशंस हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक स्टेट के भी अपनी अजम्पशंस हैं, अपने कुछ नोशंस हैं जिनको वो बाज़ाब्ता फॉलो करेगी, और उनको फॉलो करते हुए कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स भी बनेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब अगर आप रिलीजियस फ्रीडम से ये आप बोलते हैं कि भाई एक बंदे को फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, अपना प्रैक्टिस जो है वो अपना बिलीफ जो है उसको वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि आप वो सेकुलरिज्म की तरह जो है वो एक मुस्लिम स्टेट में कोई नॉन मुस्लिम हेड बन जाए, स्टेट का हेड बन जाए, तो नहीं। तो एक सेकुलर कहता है तो ये तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं कहता हूँ कि मैं यूएस का हेड क्यों नहीं बन सकता, मैं यूएस में क्यों नहीं वोट दे सकता? वो कहेगा कि भाई नहीं यार, तुम वहां के सिटीजन नहीं हो। मैं कहूँगा क्यों, इंसान तो मैं भी हूं ना। क्योंकि वो ये वर्ड यूज करता है, कि ये लाइन यूज करता है, इंसान तो वो भी है ना। जब हम ये कहते हैं कि मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता रूलर, तो वो कहता है क्यों, इंसान तो वो भी है ना। फिर मैं भी कहूंगा कि भाई इंसान तो मैं भी हूं ना, मैं अमेरिका में क्यों नहीं दे सकता वोट, मैं यूके में क्यों नहीं दे सकता वोट? क्यों है ये डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि उनके कुछ नोशंस हैं, उनके कुछ असम्पशंस हैं जिसको वो लेके चल रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन होगी। यहाँ तो फिर भी आइडियाज के बेस्ड पे डिफरेंसेस होती हैं क्रिएट, जो कि फिर भी मैं कहूंगा एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है। लेकिन आपने तो जमीन के टुकड़े की लाइन, आर्टिफिशियल लाइन की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की है, ठीक है। तो ज्यादा कहते हैं ना वो नीच किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किसकी है? वो तो आपकी हुई ना, मेरी तो ना हुई। मेरी तो आइडिया बेस्ड है, आपकी तो लैंड बेस्ड है। One can always change their religion, but one can't change their where they are born, ठीक है, ये उनके उसमें नहीं है। तो लाइक ऑन पॉइंट, हमारे यहाँ एक टर्किश
जो एम्पायर तो नहीं कह सकते लेकिन गवर्नमेंट रही है उसको, उनमें ममलूक एक डायनेस्टी रही है, ठीक है, जो टर्की में भी, जेरूसलम में भी और आई थिंक इंडिया में भी कहीं ना कहीं ममलूक बिल्कुल। बादशाह रहे हैं, ठीक है। अब ममलूक है क्या, ठीक है, अब ममलूक जो वर्ड है ना वो बेसिकली ये वो लोग हैं जो स्लेव कैप्टिव हुए थे वॉर में और इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद जब मोस्टली मोस्ट ऑफ देम वर क्रूसेडर्स, ठीक है। जब इन लोगों ने ये देखा कि मुस्लिम एम्पायर जो है वो जवाल पजीर हैं, तो उन लोगों ने बेसिकली कू किया, कू के बाद उन्होंने वो अपनी एक हुकूमत बना ली और इस्लाम के लिए लड़े, मतलब ये नहीं कि वो मुनाफिक थे वो वापस अपने किसी रिलीजन, नहीं, वो मुसलमान थे, उन्होंने हुकूमतें की हैं, उनके अंदर बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े उन्होंने काम किए, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो कि इस्लाम कितना वसी मजहब है, ठीक है, कि हाँ ठीक है उन्होंने पावर अपने उससे ली, लेकिन क्या किसी मुसलमान आलिम ने या किसी ऐसी रिलीजियस अथॉरिटी ने उनको कंडेम किया इस बात पे कि नहीं आप तो कैप्टिव थे, आप बोर्न मुस्लिम नहीं थे तो आप ये पावर नहीं ले सकते, नहीं, उलमा ने उनका साथ दिया कि ठीक है आप लोग अब पावर में आ गए हैं, ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज, ठीक है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पहली बार मंगोलों के को जिन्होंने शिकस्त दी है दुनिया में, ठीक है, वो ममलूक है। और डॉक्टर रॉय के सकराना के इस पे बड़ा मजे का लेक्चर, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, कहते हैं कि मंगोल मतलब ना एक आंधी की तरह थे, जिधर जाते थे हर तरफ तबाही और बर्बादी और खोपड़ियों के मीनार और मतलब टोटल केओस आई बना गेस देते थे और सब। एन एन जलूत जो था, जंग बैटल ऑफ एन जलूत, वहां पे ममलूक्स ने जो है मंगोलों को हरा दिया था इजिप्ट के पास। जी जी, नहीं ये जेरूसलम में हुआ था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी एरिया में मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, लेकिन इजिप्ट भी उधर पास ही है तो मे बी यू आर राइट, क्योंकि हाँ पहले जो बॉर्डर लाइंस थी वो अलग थी आज की बॉर्डर लाइन से। एग्जैक्टली, वो इजिप्ट के पास ही हुआ था, वो इसराइल और इजिप्ट के पास हुई थी बैटल ऑफ एन जलूत, यस, जहाँ पे मंगोल्स को शिकस्त हो गई थी। हाँ, अब वहां पे हुआ क्या कि ये लोग तोपें लेके आ गए मंगोल, उनको कुछ पता नहीं था कि तोप क्या होती है और इतनी मार खाई उन्होंने, वहां से भागे, लिटरली वो भागे। एनीवे, ये मेरा कहने का मकसद ये था कि इस्लाम जो है कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाता जैसी यूजेनिक्स में हमें दिखी है कि रेस को प्योर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम कहता है कि एज लॉन्ग एज आमन्ना एंड सदकना आप कह देते हैं, ठीक है, आप हमारे भाई हैं। क्या साहबा क्या कहते थे जब किसी जंग में जाते थे कि इस्लाम कबूल करो हमारे भाई बन जाओ, ठीक है, अगर ये नहीं करते तो जिजिया दो और हमारी प्रोटेक्शन में आ जाओ, ठीक है? अगर ये भी नहीं मानते फिर हमारे साथ जंग करो। कौन सी डेमोक्रेसी ये पूछती है जाके, जब अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब फेंके तो क्या उन्होंने ये बात पूछी थी? बिल्कुल नहीं। नहीं, उन्होंने कहा यू डोंट एग्री विद आवर वर्ल्ड व्यू, वी जस्ट गोना बॉम्ब यू, उन्होंने जाके कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन देसी लिबरल्स, देसी सेकुलर्स के अकॉर्डिंग इस्लाम बुरा है, अनएथिकल है, बर्बेरिक है, और हमारे जो सेकुलर आका हैं ये बहुत ही एनलाइटेंड और रोशन ख्याल और इंसानों का ख्याल रखने वाले हैं। ये और बात है कि सब जाके एब्स्टेन के हमाम में नंगे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लेट्स से हाइपोथेटिकली कि रिलीजियस फ्रीडम जैसे ये कहते हैं वैसी होती है, ठीक है, और सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग, और वो वहां देने की भी कोशिश करते हैं, दे आर जेन्युइन अबाउट इट, ठीक है। सेकुलरिज्म कैसे इंश्योर करेगा रिलीजियस फ्रीडम को, क्योंकि इसकी जो आगे सब कैटेगरीज है, जैसे लिबरलिज्म की मिसाल ले लें, ठीक है, या फेमिनिज्म की मिसाल ले लें, ये टोटली अपोजिट है इस्लाम से। सेकुलरिज्म इन इटसेल्फ भी एग्जैक्टली अपोजिट है, लाइक पोलर अपोजिट है इस्लाम के, लेकिन वो स्टेट लेवल पे बात आ, स्टेट ऑपरेटर्स की बात आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की, ठीक है। मिसाल के तौर पे लिबरलिज्म कहता है कि मर्द और औरतें दोनों बराबर हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली इक्वल, या हर मजहब का रहने वाला बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, ये उनकी ऑन पेपर थ्योरी चलती है। या मुकम्मल शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, यार इंसान को अपने जिस्म पे हक होना चाहिए, वो अबॉर्शन करता है या अपनी बॉडी की सर्जरी करा के ट्रांसजेंडर बन जाता है, इस्लाम इन तीनों चीज़ों से मना कर देता है, कहता है नहीं। अब या तो लिबरलिज्म को रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी, मतलब टोटल फ्रीडम मिलेगी, या इस्लाम को फ्रीडम मिलेगी, इन दोनों की इकट्ठी नहीं मिल सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ठीक है। ये वही सेकुलरिज्म बात है ना, हाँ ये वही बात है। यानी अल्लामा इकबाल जो कहते हैं कि मुल्ले को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, उसको लगता है कि नादा इस्लाम है ही आज़ाद, समझता है कि दी है ना आजाद, मैंने समझता क्या है कि बात। इस्लाम है आज़ाद। तो ये वही है ना कि जब आपने जो जो ओरिएंटलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो आइडिया है रिलीजन को लेके कि बस वो है अल्लाह अल्लाह करना, अगर वही आपको लगता है कि वही अल्लाह अल्लाह करना रिलीजियस फ्रीडम है, तो फिर सेकुलरिज्म पूरी रिलीजियस फ्रीडम देता है। लेकिन अगर आपको पता है कि दीन का मतलब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, उसका और भी बहुत मतलब है, तो फिर वो रिलीजियस फ्रीडम कभी दे ही नहीं सकता। क्योंकि ये फिर, कि वो कहते हैं ना कि एक धार में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो या तो हम्म सेकुलरिज्म रहेगा या इस्लाम रहेगा, दोनों में से एक चीज रहेगी। अच्छा, एक केस स्टडी लेते हैं, मतलब एक सिनारियो लेते हैं। एक शख्स है जैद, ठीक है, हुकूमत है सेकुलरिज्म की। अब जैद क्या करता है, जैद की बीवी है, ठीक है, वो एनलाइटेंड है, वो पढ़ी लिखी है, अम, और जैद जो है वो मुकम्मल इस्लामिक या इस्लामिस्ट इनके अकॉर्डिंग समझ लेंगे मेंटेलिटी का होता है। अब जैद ये काम करता है कि वो कहता है कि अपनी बीवी को कि तुमने नामहरमों से बात नहीं करनी, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली इस्लामिक पोजीशन, ठीक है, कि उसकी बीवी जो है नामहरम से बात मत करे, इनका ऐसा इख्तलात ना, खलवा ना हो उन दोनों में अकेले। लेकिन उनकी वर्क प्लेस सेटिंग ऐसी है उसकी बीवी की और किसी नामहरम की, मिस्टर ब्राउन की या मिस्टर क्रिस की, कि उनके साथ वो खलवत में जाते हैं, ठीक है, वो बातें करते हैं आपस में, बेशक वो वर्क रिलेटेड ही हो, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग वो मना है। सेकुलरिज्म ये कहता है कि जो उसकी बीवी है, जो एनलाइटेंड है, उसको पूरा राइट मिलेगा, ठीक है, उसको पूरी फ्रीडम मिलेगी। लेकिन जो जैद है उसकी रिलीजियस फ्रीडम का क्या होगा, जो कि डायरेक्टली कंट्राडिक्ट करती है उसकी बीवी की फ्रीडम से। देखिए, आप मेरे ये पॉइंट जो समझे? बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ा अहम पॉइंट बताया, और यही हम हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं ना कि भाई, जैसा मैंने कहा, एक धार में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो आप ये सारी बातें करके आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो, आप रियलिटी नहीं बता रहे। हम्म ओके। अच्छा, इसमें सेकुलरिज्म के पास जाता है, केस जाता है, सेकुलरिज्म समझ लें एक जज है, एंड सेकुलरिज्म के पास दोनों ऑप्शन जाते हैं। अब जैद ये कहता है कि मुझे मेरी रिलीजियस फ्रीडम दो, ठीक है, जिसका तुमने मेरे साथ वादा किया था, ठीक है। बीवी उसकी कहती है कि मुझे जो है मेरी शख्सी आज़ादी दो, पर्सनल फ्रीडम, जिसका तुमने मुझे वादा किया था। सेकुलरिज्म का आप क्या कहते हैं? आपने बेट करनी है सेकुलरिज्म पे कि वो किसके हक में फैसला देगा। हालांकि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम में से 10 ऑब्वियसली बंदे पूछे, इवन ऑब्वियसली वो औरत बीवी के हक का में फैसला देगा। हाँ, वो कभी भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं देगा, वो हमेशा वो पर्सनल फ्रीडम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होक्स है कि सेकुलरिज्म रिलीजन को या उसके मानने वालों को फ्रीडम देता है, आई थिंक दिस टोटली बुलशिट, ठीक है, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। इसका टोटली क्रैप है, रबिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिलीजियस फ्रीडम देता है। हाँ, एज लॉन्ग एज आप अपने अल्लाह अल्लाह करते रहो, ठीक है, सजदे करते, वही इकबाल का बड़ा बेहतरीन शेर के मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, वो आपने बड़ा बेहतरीन ऑन पॉइंट ये बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को, एटलीस्ट जो सादा लोग मुसलमान हैं, उनको इस चीज से निकल आना चाहिए कि सेकुलरिज्म जो है हमें या लिबरलिज्म हमें राइट्स देगा, इस्लामिक राइट्स देगा। नो, दे कांट। उनका कॉन्स्ट्रक्ट ये ऐसा है कि वो नहीं दे सकते आपको, ठीक है, उन्होंने पर्सनल फ्रीडम देनी है। कोई भी आपके रिलीजन से के अगेंस्ट कोई वर्ल्ड व्यू आएगा, वो उसको प्रायोरिटी देंगे, रिलीजन को नहीं देंगे, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट है जो आई ही रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक वेरी रोबस्ट क्रिटिक ऑफ सेकुलरिज्म। अब हम आते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टाइम भी हमारा तकरीबन हो गया है जो हमने डिसाइड किया था। इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करेंगे। आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हमारे यूथ के लिए, जो इन खोखले नर्म और चमकदार बातों, शानदार बातों के पीछे जो है वो छुपे चेहरों को नहीं पहचान सकती, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए कि इस्लाम ना उन्हें खाली कंपेटिबल लगे मौजूदा वर्ल्ड के साथ, बल्कि उनको ये लगे कि ओनली प्रैग्मेटिक वे, ओनली रियल वे टू प्रोग्रेस
to go forward is Islam. द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू गेट क्लैरिटी, यानी आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने थॉट में, अपने वर्ल्ड व्यू में। और क्लैरिटी लाने से, यानी क्लैरिटी कैसे लाएंगे, वो है पढ़ के। यानी आपको अगर किसी चीज का क्रिटिक करना है तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उसके एजम्पशंस को, उसके प्रेमिसेस को, उसके कंक्लूजन्स को, उनको क्रिटिक करना है आपने। और आपको आपकी जो अपनी पोजीशन है उसको भी आपको थॉरोली रीड करना है। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर इस्लाम कोई पोजीशन जो है वो बता रहा है तो क्यों बता रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वो उसके जो जितने भी मतलब स्ट्रॉन्ग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो as I said कि clarity is important। clarity कैसे आएगी, you will only get clarity once you read। तो और उसके अलावा आपको जो आपकी जो पोजीशन है, यानी अपोजिंग पोजीशन है, इन दिस केस इट्स सेक्युलरिज्म, तो यू नीड टू स्टडी इट। इस पॉडकास्ट में तो मैंने मेटा एथिक्स और जो मेटाफिजिक्स वगैरह उन सारी चीजों को टच भी नहीं किया। अभी इंशाल्लाह अगर हम कभी कोई पार्ट 2 करेंगे तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अवैज भाई ने बोला कि सेक्युलरिज्म आपको जो है वो ये देगा, क्या नाम है इसका, पर्सनल फ्रीडम को अबोव रखेगा एज कम्पेयर टू रिलीजियस फ्रीडम के। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे, यानी जो भी एक सेकुलर बंदा हो तो उससे ये सवाल करें क्यों, why personal freedom should be always ahead, why individualism is better than collectivism, why is it। तो वो आपको जब आप उसको चैलेंज करेंगे तो उसके पास कुछ नहीं निकलेगा। खासकर जब हम अपने देसी सेक्युलर्स की बात करते हैं तो ये तो वही खाली बर्तन है, ज्यादा बचते हैं। तो दैट्स आई गेस कि नॉलेज हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह एज आई सेड कि इसको हम और डीप करने की कोशिश करेंगे। वैस भाई अगर मुझे कभी बुलाएंगे वापस तो इंशाल्लाह लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ये एक जाहिर बात है, आप लोग तंग ना पड़ जाएं, तो मेरे पास तो इन चीज़ों पे बातें करने के लिए बहुत सारा मवाद मौजूद है। और पाकिस्तान का एंड ओवरऑल इस्लामिक दुनिया का भी हालात ये चल रहे हैं कि कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो इन रहती है, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल टू कवर। आई थिंक कि हम इस पे 10 पॉडकास्ट भी खाली सेकुलरिज्म पे करें तो हम उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक इफ वी गो इनटू एवरी निटी एंड ग्रिटी, हम उसको नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह है कि आज के जो सेशन है, आज का जो हमारी नशिस्त है, इसमें हमने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और बेसिस है, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशनल लेवल जो इख्तलाफात है वो हमने कवर किए हैं। हमने उसकी हिस्ट्री कवर की है। हमने जो उनके झूठ हैं या जो उनकी खोखले दावे हैं उनको हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत होता है, एक लाइक दिस इज अ लॉट ऑफ मटेरियल टू कंज्यूम इन वन सिटिंग, ठीक है। हमारे लिए नहीं, जो लोग देखेंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज टू एनीवन, मैं समझता हूँ कि बात ऐसी हो जो लोगों को समझ भी आए और जिससे कुछ लोग फायदा हासिल कर सकें। और बहुत सारी चीजें जब फायदे वाली आ जाती है तो बंदा कुछ चीजें, बंदे का दिमाग की बनावट ऐसी है कि वो कुछ चीजों को लेता है, बाकी चीजों को डिलीट कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी चीज इंसान डिलीट करे। तो हमने जो 7-8 सवाल आज जो टॉपिक के हवाले से रखे हैं, ये अगर आप लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। हमें भी हुआ है, हमने भी इस तरह की चीजें सुनी है, पढ़ी हैं, देखी हैं, तो हुआ है, आप लोगों को भी फायदा होगा। आइडियोलॉजी को पढ़ना, एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ना और हिस्ट्री को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्ल्ड व्यू को जानने के लिए। 90% तो आप जान जाते हैं। टॉल्स्टॉय इस बारे में मतलब बड़ा क्लियर है, कहता है कि हिस्ट्री जो है वो, आई थिंक इफ आई एम नॉट कोटिंग हिम रॉन्ग, कहता है कि हिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। और डॉक्टर रॉय कैसाग्रांडा कहते हैं कि वी आर द डम स्पीशीज दैट डू सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। हिस्ट्री को पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको पता है कि आज जो चीज हो रही है दिस इज नॉट न्यू। एक एग्जांपल देता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ ये चल रहा है एथीज्म, ये उसके बारे में डिबेट्स चल रही हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये सब 1000 साल पहले की बातें हैं। उस वक्त लोगों ने, मुसलमान उलमा ने इन चीजों को ठप करके इनके हाथ में दे दिया था कि हाँ ये तुम लोगों के पास लॉजिक नहीं है, ठीक है। खाली मुसलमानों ने नहीं, थॉमस एक्वाइनस क्रिश्चियन था, उसने बड़ी बेहतरीन बातें लिखी हैं। लेकिन आज हम फिर देख रहे हैं कि उनकी एक रिसर्जेंस हो रही है, वो लोग फिर से आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने, अतर भाई ने, आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़िए,
किताबों को खोलिए, टिकटॉक की स्क्रॉलिंग से निकल आइए, इंस्टाग्राम के की रील्स की एडिक्शन से निकल आइए, शॉर्ट्स को देखने से। हम खुद भी इसमें, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम इसमें जुर्म में मुलव्वस हैं, लेकिन क्या करें, लोग किताबें नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम लोगों को भी ये कंटेंट बनाना पड़ता है। कोशिश ये होती है कि जो हमने पढ़ा है उसको आसान से आसान अल्फाज में आप तक डिसेमिनेट कर दिया जाए। आई थिंक इस नोट पे एंड करते हैं। अतर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो बताइए। नहीं, बस आई गेस इट्स इनफ। चले, जज़ाकल्लाह खैर, आपका तशरीफ़ आवरी का वक्त देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आगे लिबरलिज्म पे जब भी हम करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन अ पैनल, मतलब आपके साथ कोई ऐसा भी हो, लाइक इन इन माय माइंड मैं चाहता हूँ कि कोई एक अपोजिट स्पेक्ट्रम से भी बंदा आए, ठीक है, जिसमें मैं मतलब न्यूट्रल रहूं, अतर भाई और वो बंदा आपस में एक हेल्दी डायलॉग करें कि हाँ, जहाँ पे आइडियाज को चैलेंज किया जाए, एंड देन ऑडियंस डिसाइड करे कि कौन सा वर्ड व्यू ज्यादा सही है। यही मेरा मकसद है बसालत भाई के साथ या अली रजा खुरम भाई के साथ, जो भी आसिम इफ्तिखार साहब, जिन लोगों ने मेरे साथ पॉडकास्ट किए, असद भाई ने पॉडकास्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पे अकेले बोलने का मौका ना दिया जाए। जैसे अतर भाई ने आज बोला, इनको चैलेंज किया जाए, एंड देन आई एम प्रीटी श्योर कि वो उन आइडियाज को काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं और उनको एक्सपोज करने की सलाहियत रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सेटिंग बनी तो उसमें ज़्यादा लुत्फ आएगा। लेकिन लुत्फ के लिहाज से और इल्म के लिहाज से आज की पॉडकास्ट भी यकीन कम नहीं थी। दुआओं में याद रखिएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो भी गलती है वो हमारी तरफ से है, और जो भी खैर का एलिमेंट है वो अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह हमें हक पे जिंदा रहने, हक पे मरने की तौफीक अता फरमाए, और हक के सिवा एक सांस अता न फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली पॉडकास्ट या अगली वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।